नमस्कार, गुड इवनिंग। न्यूज़ टुडे इंडिया के स्टूडियो से मैं जब्बार अली। आप देखे ही होंगे कि न्यूज़ टुडे इंडिया जो कि इस्लामपुर शहर के जर्नलिस्ट का एक स्मॉल इनिशिएटिव है, अब तक रोज़मर्रा के ज़िंदगी के हर हिस्से का, हर पहलू का खबर हमने प्रचार की, कवरेज की। और बहुत सारे ऐसे हस्ती हैं जो पॉलिटिकल कहिए या फिर सोशल कहिए या फिर आप कह सकते हैं नेता, मंत्री, इन सभी का इंटरव्यू लिए। लेकिन आज हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं और न्यूज़ टुडे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है कि इस्लामपुर तथा उत्तर व दक्षिण दिनाजपुर के मिट्टी को गर्व महसूस करवाने वाला एक शख्सियत जिसका रूट इस्लामपुर से जुड़ा हुआ है, ऐसा एक शख्सियत मंजर हुसैन अंजुम प्रिंस जी। प्रिंस मतलब राजकुमार, ऐसा ही इस्लामपुर का एक राजकुमार का इंटरव्यू हम करने जा रहे हैं लाइव, जो कि हमारे इस एरिया के, हमारे सब डिवीज़न के उत्तर दिनाजपुर तथा कह सकते हैं कि सुरजापुर परगना के लोगों का एक इंस्पिरेशन, एक मिसाल बन चुके हैं और मिसाल बन भी सकते हैं। चलिए रूबरू होते हैं मिस्टर मंजर हुसैन अंजुम प्रिंस से। सबसे पहले तो न्यूज़ टुडे इंडिया में बहुत बहुत थैंक यू सर, मुबारकबाद आपको और इस पूरे अवाम के तरफ से, इस्लामपुर वासियों की तरफ से एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यूज़ टुडे इंडिया आपको और एक बार दिली मुबारकबाद। थैंक यू कि इस्लामपुर का नाम तथा उत्तर दिनाजपुर का नाम रोशन किए। साथ ही साथ जैसे कि बार बार एक लफ्ज आ रहा है कि सुरजापुरी बिरादरी में एक IAS बनके आप सुरजापुरी बिरादरी, जो सुरजापुरी लैंग्वेज में बात करते हैं, उसका नाम रोशन किए। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो आज का इस सेलिब्रेशन को हम शुरू करेंगे हमारे पूरे इंटायर टीम जो है न्यूज़ टुडे इंडिया के, हालांकि सब यहाँ अवेलेबल नहीं है, हमारी जो पूरी टीम है उसका कुछ हिस्सा ही यहाँ मौजूद है। जो यहाँ अवेलेबल थे पूरे न्यूज़ टुडे इंडिया के, उनके तरफ से पहले तो उसको हम स्वागत करेंगे, खुशामदीद करेंगे, फेलिसिटेट करेंगे। मंजर हुसैन अंजुम जो कि सीधा सीधा लाइव देख रहे हैं, हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है इस्लामपुर का लाल, इस्लामपुर का प्रिंस मंजर हुसैन अंजुम। सबसे पहले तो फूलों के गुलदस्ता से हम उसको स्वागत करेंगे और स्वागत करने के लिए हमारे यहाँ मौजूद हैं हमारे न्यूज़ टुडे इंडिया के CEO तथा चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर मिस्टर MI नाजिम। आप सबसे पहले गुलदस्ता से उसको फेलिसिटेट करें और साथ ही साथ हम उम्मीद करेंगे कि हमारे न्यूज़ टुडे इंडिया के लिए एक फेलिसिटेशन रहे। और साथ ही साथ हमारे टीम के मैनेजमेंट हेड मिस्टर तुषार विश्वास और हमारे फीमेल न्यूज़ एंकर श्रेयोशी शाह, श्रेयोशी दोनों को कहेंगे फेलिसिटेट करने के लिए। इसके साथ साथ हमारे जो इंटर टीम है धीरे धीरे आए और फेलिसिटेट करें। मिस्टर राज शाहानी, वन ऑफ द रिपोर्टर ऑफ न्यूज़ टुडे इंडिया, मिस्टर दीप्तो विश्वास, थैंक यू मिस्टर प्रसन्नजीत मजुमदार, थैंक यू और साथ ही साथ मिस्टर श्रीकांतो और तुषार विश्वास दोनों आए। ठीक, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। थैंक यू। फेलिसिटेशन का प्रोग्राम के साथ साथ हम जारी रखेंगे। ऐ बचपन तुझे भूला ना जाए, भूलना चाहे भी तो याद आ जाए। जिसका बचपन इस्लामपुर के मिट्टी से जुड़ा हुआ है, प्रिंस। सबसे पहले तो इस सवाल से शुरू करेंगे। इस्लामपुर एक ऐसा जगह है जहां कम्युनिटी के बेस में बोलिए या इकोनॉमी के लिए बोलिए तो एक डाउन ट्रेडन पीपल का जगह है। और यहाँ का जो अगर आप कहिए एजुकेशनल स्टेटस कहिए तो पूरे नॉर्थ उत्तर दिनाजपुर में जो सब डिविजन्स हैं उसमें से इस्लामपुर सब डिवीज़न बहुत पिछड़े हैं। उस जगह से ये सपना देखना, यस आई कैन ऑल्सो बी एन IAS, ये कैसे हुआ प्रिंस? ये जो सपना देखना था, ये
अभी बोलूँगा, मेरे फादर बोलते थे हमेशा कि यूपीएससी बहुत बड़ी चीज़ है और आईएएस आईपीएस बहुत बड़ी चीज़ है। तो मन में थी ये बात, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी कि एग्ज़ाम लिख भी पाऊँगा या सेलेक्ट भी हो पाऊँगा, क्योंकि हमने देखा नहीं था अपने आसपास कभी किसी को कि सिविल सर्विसेज में। तो एनीवेज़ माइंड, बैक ऑफ द माइंड था ये आइडिया कि हो सकता है ये चीज़ करना पड़े, लेकिन हिम्मत नहीं थी। एंड मीनवाइल जो करियर था मेरा, जैसे स्कूलिंग मेरी रिलेटिवली अच्छी हुई, द स्कॉलर से मेरी स्कूलिंग हुई, फिर वहाँ से 10th में अच्छा करा, फिर एएमयू में हो गया, तो फिर एएमयू में हुआ, फिर वहाँ पे अच्छा गाइडेंस मिला लोगों के थ्रू। ओपन वर्ल्ड में गया मैं पहली बार यहाँ से निकल के, तो लगा करने को बहुत कुछ है। एंड इनफैक्ट अगर मैं बोलूँगा, मेरा जो मेन चेंज आया वो स्कॉलर में ही आया। जो क्लास 9th में था, एक प्रोग्राम था और एक ऑल इंडिया लेवल कंपटीशन था, जिसमें हम लोग सिलीगुड़ी गए हुए थे। एंड वहाँ जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अब तक यहाँ पे लड़ रहा था कि ये जो स्कूल के बच्चे हैं इनमें अच्छा रहूँ, बट जो दुनिया है वो बहुत बड़ी है, तो दूसरों से अच्छे से ज़्यादा सोचना पड़ेगा, खुद से बेहतर बनना है हर दिन। कंपटीशन खुद में है, एग्जैक्टली। तो फिर वो जो डेवलप हुआ तो दैट कंटिन्यूड। फिर 11th-12th में गए, वहाँ भी आप अगर सोचिए अलीगढ़ में था मैं, घर वाले नहीं गए थे अलीगढ़, घर वाले वहाँ पे अकेला ही था, बट उसमें भी एक हमेशा से एक सेल्फ कंट्रोल रहा, एक सेल्फ के साथ फाइट रहा कि मुझे खुद से बेहतर बनना है रोज़। फिर वो कंटिन्यू हुआ, फिर आईआईटी में गया, एंड आईआईटी में जाके मुझे मेन एक्सपोजर मिला। वहाँ पे जाके लगा, वहाँ पे जाके लोगों से मिला, तब लगा कि लाइफ इज़ लिमिटलेस। आप अगर एफर्ट पुट करेंगे तो इट विल रिवॉर्ड यू इन लिमिटलेस वेज। बस आपको बस एफर्ट पुट करना है। फिर वहाँ से शुरू हुआ कि अच्छा अब यहाँ तक आ गए हैं तो यूपीएससी क्यों ना कर लें। तो फिर उसके बाद हुआ कि चलिए यूपीएससी करते हैं, एंड फिर फाइनली मैं यूपीएससी में गया। दैट वाज द स्टोरी बिहाइंड द सक्सेस, कि किस तरह से एक छोटी शहर इस्लामपुर से 125वां रैंक करके कह सकते हैं कि तकरीबन 800 के लगभग कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं, और उसमें से और भी बहुत सारे ऐसे हैं हमारे सीमांचल में जो कि अच्छी जगह में हैं, लेकिन हमारे इस्लामपुर में ये इतिहास के गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा कि प्रिंस इज़ द फर्स्ट आईएएस ऑफ इस्लामपुर। तो ये एक आपका एक टीका कह सकते हैं, एक रोल मॉडल कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि एक ऐसा जगह है कि जहां लोग अगर पूछे कोई क्विज कंपटीशन में सवाल, तो पहला आंसर आएगा कि वो वाज द फर्स्ट आईएएस ऑफ इस्लामपुर एंड दैट विल बी प्रिंस, दैट इज मंजर हुसैन अंजुम। दूसरा सवाल ये रहा कि जैसे कि हम देखते हैं कि जब से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, खास करके टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, तो समाज के आपके जैसे जो होनहार लड़के हैं, या फिर कहिए कि पिछले वर्ग के लोग भी जिसके हाथ में मोबाइल, एंड्रॉयड, आईपॉड ये सब आ गया, तो सोशल मीडिया में डिवोशन उसका बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन हमारे जो रिसर्च टीम है, इन लोगों ने आपके बारे में, आपका सक्सेस के बारे में जब खोज लगाएं, तो देयर वाज नो सोशल मीडिया पेज और कनेक्शन फॉर द लास्ट few years maybe from when you started or you set back your journey for IAS preparation. Why it is so? देखिए, जैसे मेरा मानना है, आप कोई भी मीडिया अगर यूज़ करते हैं, एनी फॉर्म ऑफ मीडिया, और मीडिया से बाहर भी आप अपने लाइफ में कोई भी चीज़ लेते हैं, सबका दो तरह का उपयोग, एक सदुपयोग होता है, एक दुरुपयोग होता है। यानी कि आप उसको अपने आप को यूज़ करके हार्म भी कर सकते हैं, उससे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। तो रेगुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, डेफिनेटली। ठीक है, कोई भी चीज़ होगा आपको रेगुलेट करना पड़ेगा। अब जैसे खाने का ही देख लीजिए, आप ज़्यादा खाएंगे डायबिटीज़ हो जाएगा, कम खाएंगे बीमार पड़ जाएंगे। तो हर एक चीज़ का रेगुलेशन होना चाहिए, एक ऑप्टिमम उसको यूज़ करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि सोशल मीडिया का यूसेज भी हम लोगों को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, और उतना यूज़ करना पड़ेगा जितना आप उसको आपके लिए प्रोडक्टिव रहे डेफिनेटली। तो सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप है, तो उससे फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गए, उससे कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन उससे बियॉन्ड अगर आप जाते हैं तो आपको उसको रेगुलेट करना पड़ेगा डेफिनेटली। ठीक है, तो बात ये हो गई कि
मेरे केस में जैसे सोशल मीडिया पे ज़्यादा पोस्ट वगैरह कुछ नहीं करता था, तो ऐसा कुछ इंटरेस्ट भी नहीं था, ऐसा लगता था कि हाँ क्यों पोस्ट करूँ, तो इसी वजह से कभी यूज़ नहीं किया। और वैसे सोशल मीडिया में हमेशा से अकाउंट्स थे, जैसे आप देखिएगा डिफरेंट मीडिया पे मेरे अकाउंट होंगे, लेकिन मोस्टली उसमें जो पेजेस हैं वो या तो एकेडमिक चीज़ों से रिलेटेड होंगे, जैसे सपोज़ हमें यूपीएससी के लिए पीआईबी पढ़ना पड़ता है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, तो उसका पेज लाइक करके रखा होगा। ट्विटर है तो ट्विटर में जो बड़े लीडर्स हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल सीएम हैं, तो सबके जो पेजेस हैं वो लाइक करके रखना होता है, क्योंकि वहाँ से हम लोग को न्यूज़ पता चलता है। तो ये वाला रेगुलेशन करना होता है, कॉन्शियस एफर्ट लगाना होता है। अगर आप मीडिया यूज़ करते टाइम कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगाएंगे तो मीडिया आपको एज अ प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा ये मैसेज है कि रेगुलेट करिए इस चीज़ को, जानिए चीज़ को कि कौन सा चीज़ आपके लिए अच्छा है, कौन सा चीज़ आपके लिए बुरा है, एंड उसको उस हिसाब से यूज़ कीजिए। ये बात तो बिल्कुल सही है कि इसको रेगुलेशन करना है और प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ करना है। लेकिन एक बात आपको बता दें कि मंजर हुसैन अंजुम प्रिंस का जो सक्सेस स्टोरी ये सबसे ज़्यादा वायरल हुआ सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया, बिल्कुल बिल्कुल। इसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हम देख सकते हैं कि पीपल विल गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम एज द न्यूज़ और द सक्सेस स्टोरी हैज़ बीन ब्रॉडकास्टेड बाई दैट वन। लेकिन इसका भी एक रेगुलेशंस होना चाहिए। अगला सवाल तो जो आपसे पूछेंगे वो बहुत ही अहम सवाल है। जैसे कि आप कहें कि आपको ओपन वर्ल्ड मिला AMU अलीगढ़ में जाके, whereas you had started a school just in Islampur town in the Scholar English Medium High School, और कह सके तो उससे पहले भी आप कोई प्राइमरी स्कूल जैसे कि गुड शेफर्ड का नाम हमने सुना है, वहाँ तक आपका जस्ट बुनियाद स्टार्ट हुआ था, प्री प्राइमरी और समथिंग लाइक दैट, and you entered in Scholar in class 2 standard 2. I entered in class 6. Class 6. Yes. तो ये जो प्री स्कूलिंग या फिर उसके बाद ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, इस तरह का सक्सेस पाने के लिए स्कूलिंग में कोई इम्पोर्टेंस, अहमियत देना जरूरी है? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरी स्कूलिंग जो है वो शुरू में, स्कूल चेंजेस होते हैं सबके, तो पहले एक होली चिल्ड्रन स्कूल था। इस्लामपुर एक नॉर्मल टाउन है, बहुत बड़ा कोई सिटी नहीं है। तो एजुकेशन मोर और लेस है, बट वो हायर एजुकेशन जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत अच्छा होगा, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम है। तो मेरी स्कूलिंग, हाँ, लैकिंग बिहाइंड, यस। तो मेरी स्कूलिंग हुई थी यहाँ 5th क्लास तक, जो गुड शेफर्ड है वहाँ से। तो इंटरेस्टिंगली मुझे उसके बाद गुड शेफर्ड में लास्ट क्लास जो है वो क्लास 5th है, तो उसके बाद मुझे क्लास 6 में एडमिशन लेना था, तो फिर मैं 10 स्कॉलर गया। उस वक्त नया नया खुला था स्कॉलर जी। तो क्लास 6 में एडमिशन लेने गया, तो फिर वहाँ पे मेरा एक सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू हुआ। तो उसमें उन्होंने जो इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बेसिस पे उन्होंने बोला कि आपको जो है दोबारा से क्लास 5th करनी पड़ेगी जी। तो मेरे फादर आए मेरे पास, मुझे बोला कि उन्होंने दोबारा 5th क्लास करने बोला है, तो उन्होंने नहीं, मैं दोबारा 5th नहीं करूँगा। तो फिर कुछ करके क्लास 6 में एडमिशन हुआ। अच्छा। क्लास 6 के फर्स्ट एग्ज़ाम में मैं फेल हो गया 2 सब्जेक्ट में। अच्छा। तो कभी भी जो होता है वो ऐसा नहीं होता कि आप शुरू से ही बहुत तेज़ होते हैं, आपको मेहनत करनी होती है। डेफिनेटली। एंड उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग हार्ड कि मुझे अच्छा करना पड़ेगा, एंड इवेंचुअली आगे आप देखते जाएंगे तो छोटे छोटे टारगेट्स लिए मैंने कि ठीक है इस साल इतना ही कर पाऊंगा, इस साल अचानक से टॉपर नहीं बन जाऊंगा। हाँ। इस साल मुझे थोड़ा सा मेहनत करना है और खुद को इतना इम्प्रूव करना है, नेक्स्ट ईयर इससे ज़्यादा करेंगे। तो ये छोटे छोटे टारगेट्स करके फिर बढ़ने लगा। फिर स्कॉलर में जब अच्छा किया रिजल्ट तो फिर एक और कॉन्फिडेंस बढ़ा कि चलो अब आगे भी अच्छा कर सकते हैं, एंड देन इट स्टार्टेड। स्कॉलर से डायरेक्ट AMU में जाना जी, ये आपका मतलब ये इंस्पिरेशन कह सकते हैं, ये गाइडेंस कहाँ से था? ये एक्चुअली जो मेरे मैटरनल साइड है, मेरे मामा, तो वो अलीगढ़ में ऑलरेडी थे, तो वहाँ पे अलीगढ़ में काफ़ी लोग वहाँ पे पढ़े हैं। yes. तो वहाँ के थ्रू मुझे पता चला था, एंड वहाँ पे तो वहीं से मुझे पता चला कि वहाँ पे 11th-12th भी होता है। तो फिर हुआ क्या कि जो 10th के बाद वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। 11th में एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो मैंने बस फॉर्म 2 ही जगह का भरा था, एंड ये आप बोलिएगा लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, नाइविटी भी हो सकता है कि अगर दोनों जगह नहीं होता मेरा
तो मेरा जो पूरा करियर है इट वुड हैव बीन एंटायरली डिफरेंट, क्योंकि मुझे कहीं एडमिशन नहीं मिला होता उस साल, स्कूल्स के फॉर्म्स के डेट निकल गए थे। तो मैंने 2 जगह फॉर्म भरा, जामिया मिलिया इस्लामिया एंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो दोनों जगह एग्ज़ाम दिया मैंने और जामिया मिलिया इस्लामिया का रिज़ल्ट पहले आ गया। तो फिर मैं जो एमयू का रिज़ल्ट नहीं आया था, तो मैं फिर ट्रेन में ट्रैवल करने लगा, जामिया के लिए निकल गया। एंड उस टाइम क्या होता था, फ़ोन वगैरह नहीं होता था एंड बाई ट्रेन यहाँ से लगभग 30-36 आवर्स लगता था। तो ट्रैवल करते गए, तो फिर फाइनली ट्रेन जो है अलीगढ़ स्टेशन में कहीं पे रुकी, अलीगढ़ स्टेशन में, वहाँ 2 मिनट रुकती है ट्रेन। एंड उस 2 मिनट में मेरे जो मामा थे वहाँ पे, वो आए, आके मुझे बोले कि तुम्हारा रिज़ल्ट आ गया। तो 2 मिनट थे मेरे पास और मैं 16 साल का लड़का था उस वक्त। एंड उन्होंने बोला तुमको डिसाइड करना है, तुमको जामिया जाना है या अलीगढ़ जाना है। तो आई वाज लाइक कि मामा मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे से और ट्रैवल नहीं होगा, तो मैं एमयू में एडमिशन ले लूँगा। तो यहाँ से मैं लैंड किया एमयू में। तो लाइफ का ऐसा है, लाइफ में कोइंसिडेंसेस भी होते हैं, टर्नओवर होता है। तो कुछ लाइफ में आप चॉइसेस लेते हैं, सम चॉइसेस लाइफ आपके लिए लेती है। डेफिनेटली जो कंसिस्टेंट चीज़ है वो ये है कि यू नीड टू वर्क हार्ड, कि आप नो प्लेस जहाँ भी है, नो मैटर जहाँ भी हैं आप, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट एंड वर्क हार्ड। तो ये शॉर्ट में फिर एमयू गया, फिर वहाँ पे लोगों से मिला, फिर वहाँ पे हार्ड वर्क किया एंड फाइनली इवेंचुअली जो लाइफ है वो पॉजिटिव टर्न लेती गई। 2 बात तो आपको हम कहेंगे, जैसे कि हम लोगों का जो तजुर्बा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और कानपुर IIT एक वर्ल्ड क्लास ओपन स्फेयर है जी, क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं जब अलीगढ़ गया तो वहाँ पे मुझे, जैसे मैं जब अलीगढ़ गया, इनफैक्ट एक और स्टोरी है, जो मैं IIT इंजीनियरिंग करने का डिसाइड किया था, वो मुझे पता भी नहीं था इंजीनियरिंग क्या होता है, BSc क्या होता है, MSc क्या होता है, BTech क्या होता है, आई डिडंट नो द डिफरेंस। सो द थिंग वाज कि मेरे स्कूल में मेरा फ्रेंड था जावेद, तो वो टॉपर था क्लास का, तो उसने बोला कि आई वांट टू गो इनटू द IITs। तो उस टाइम में मुझे कोई आइडिया नहीं था IIT क्या है, कॉलेज है, कोर्स है, क्या है। आई सेड अगर ये इतना इन्फॉर्म्ड है एंड इसको लग रहा है कि IIT जाना चाहिए तो मुझे भी जाना चाहिए। एंड फिर मैं उसको बोला मैं भी करूँगा, एंड उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू वर्क हार्ड, आई हैव टू गो टू AMU, वहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेके पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे मैं लैंड किया AMU में विदाउट द नॉलेज। तो वहाँ जब मैं गया क्लास में, पहली दिन क्लास में, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि वहाँ के स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा अवेयर है। इनफैक्ट मुझे पहले ही हफ्ते पता चल गया कि IIT क्या है। IIT एक कॉलेज है जो इंजीनियरिंग कराती है जी। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, IIT सिर्फ एक कॉलेज नहीं है। तो वो सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे ऑलरेडी अवेयर थे। तो ऐसा होता है कि बाहर जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी ज़्यादा अवेयर है, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता है। और हमारे यहाँ हमको नहीं पता होता ये। अगर हमारे यहाँ स्कूल्स भी देखेंगे आप, वहाँ पे करियर काउंसलिंग कभी नहीं होता कि बेटा आगे क्या ले सकते हो। ठीक है, तो इनफैक्ट इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है सोसाइटी में जो लीडर्स हैं उनको आगे आने का, स्कूल्स विजिट करने का, और उनको एक सॉर्ट ऑफ करियर काउंसलिंग का कि बेटा आगे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये अवेयरनेस मुझे जाके मिला AMU में। फिर AMU से निकल के जब IIT गया तो वहाँ पे इंटायरली डिफरेंट वर्ल्ड मिला मुझे। तो बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, बेस्ट स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट नियर योर रूम इज़ अ जीनियस देयर। तो लगा कि वर्ल्ड जो है वो बहुत बड़ा है and there is no limit to improving yourself every day and that pursuit continues till now। जो अब IAS निकाले हैं, अब होपफुली आगे और भी लर्न करेंगे और सबसे लर्न करेंगे। तो वो परस्यूट हमेशा रहेगा। एंड ये परस्यूट, ये अगर एक एटीट्यूड आ जाए लोगों में, तो he or she will never fail in life, always succeed in life। जो दर्शक लाइव इंटरव्यू देख रहे हैं, आपको और एक बार बता दें, जो नए सिरे से जुड़े, अभी हमारे स्टूडियो में हैं उत्तर दिनाजपुर के तथा दक्षिण दिनाजपुर के द ओनली IAS ऑफ दिस लैंड हु हैज़ क्रैक्ड रैंकिंग 125। जो सीधा सीधा प्रिंस से बात करना चाहते हैं, अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, हम उसका सवाल का जवाब प्रिंस भाई से ज़रूर लेने का कोशिश करेंगे। प्रिंस भाई, दूसरा जो सवाल है वो सवाल आपसे पूछेंगे कि फैमिली बैकग्राउंड, बहुत सारे ऐसे IAS के जो आपका कह सकते हैं क्रैकर्स हैं, डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे सन ऑफ द सॉइल जो हो वो डिस्क्लोज करे। इट इज़ अ थिंकिंग ओवर द माइंड
one whoever has taken the chance for IAS or as an aspirant, he thinks that family background एक बहुत बड़ा मैटर करता है, जो कि रईसों के घर से होंगे, एरिस्टोक्रेट फैमिली होंगे, वही IAS क्रैक कर सकते हैं. What is your idea about this? इसका एक बहुत जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि जो यूपीएससी एज अ बॉडी है, इट इज़ एन अपहोल्डर ऑफ मेरिट. वो हमेशा मेरिट अपहोल्ड करती है, पहला चीज़. दूसरा, हम लोग जनरली यूपीएससी से जो एस्पिरेंट्स हैं उनमें एक टर्म होता है, यूपीएससी इज़ अ ग्रेट लेवलर. डेफिनेटली इट लेवल्स, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आप एक सिटी में हैं एंड आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं और एक गांव में एक लड़का है जिसके पास या तो सिर्फ बेसिक बुक्स हैं या एक फ़ोन है और इंटरनेट कनेक्शन है, यूपीएससी अपना क्वेश्चंस, अपना पैटर्न, अपने जो पूरा प्रोसेस है उसको इस तरह से मेंटेन करता है कि ना तो जो गांव में लड़का है या जो शहर है, इन दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस ना हो. तो इसलिए इट्स अ वेरी बिग लेवलर. और अगर कोई सोचता है कि उसको रिलेटिव डिसएडवांटेज है, किसी को ज़्यादा एडवांटेज है, तो वो तो हर एक स्फीयर में आपको फेस करना ही पड़ेगा ना. आप उसके वजह से एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं ला सकते, उसके वजह से आप खुद को डिमोटिवेट नहीं कर सकते कि इस वजह से मेरा नहीं होना है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये फेस ना करें. दूसरी जो चीज़ है, लाइक आई हैव ऑलवेज थॉट ऑफ दिस कि स्ट्रगल इज़ अ पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ, डेफिनेटली, एंड एवरीवन्स. एंड स्ट्रगल जो होता है वो पर्सनल होता है. यू हैव टू स्ट्रगल एट योर पर्सनल लेवल एंड यू कैन नॉट बिलिटल समवन एल्सेज स्ट्रगल. आपका स्ट्रगल अलग है, मेरा स्ट्रगल अलग है, किसी और का अलग होगा. एंड हम जो कंसिस्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम लोग अपने स्ट्रगल से फाइट करते रहें, वो नहीं स्टॉप होना चाहिए. एंड सो मुझे यही लगता है कि अगर आप वो कंटिन्यू रखते हैं तो दिस एग्ज़ाम यू विल डेफिनेटली सक्सीड विद फ्लाइंग कलर्स. डेफिनेटली. एक सवाल आ गया इसके दरमियान, नदीम रॉक जो कि पूछ रहे हैं कि व्हाट इज IIT. जी, आई कैन फील दिस बिकॉज आई हैव बीन इन द सेम पोजीशन. So the term IIT stands for Indian Institute of Technology. So this is an institute which is a institute of national importance. तो ये एक engineering institute है. IITs are the best engineering colleges in India right now. So there are 23 IITs. तो total 23 institutes है Indian Institute of Technology, and मैं उनमें से एक में पढ़ा हूँ जिसका नाम है Indian Institute of Technology कानपुर. मैंने वहाँ से BTMT डुअल डिग्री किया है सिविल इंजीनियरिंग में. जी. अगला सवाल हमारा वही रहेगा कि बहुत सारे देखते हैं कि ही हैज़ गॉन फॉर मेडिकल, ही हैज़ क्रैक्ड MBBS, ही हैज़ परस्यूड MD, और इसी तरह से आपका ज़िंदगी में भी कह सकते हैं कि यू स्टार्टेड to think that I will be a civil or BTech engineer. And you have done the dual degree. And later on when you completed your course, you got a good opportunity to serve the nation with lump sum salary. We have got that information. But you switched over from that and you just tried to be an aspirant for the civil service, civil servant. Why? Like I said, civil servant बचपन से ही करने का वो करना था मुझे, लेकिन एक होता ना, हिम्मत नहीं थी. तो जब जॉब लगी तो जॉब भी ठीक लगी थी, तो फिर लगा कि यहाँ तक पढ़ लिए हैं तो लाइफ में कुछ अच्छा कर ही लेंगे. जो नॉलेज गेन किया है वो कहीं जाने वाला है नहीं, एक बार ट्राई करके देखते हैं. हो जाता है तो सब कुछ होगा, नहीं होता है तो जॉब तो दोबारा कर ही लेंगे. हाँ, यस, डेफिनेटली आई विल गेट अनदर अपॉर्चुनिटी एट वर्किंग एट अ प्राइवेट फर्म. डेफिनेटली. एंड see, the thing was I had a civil engineering background. And but my job, it was as a programmer analyst. So I had studied programming for 6 months. And I landed in a good job. Definitely. So I felt market में जो value है वो skill का है, and skill can be learned within a few months. Yes, definitely. So अगर मैं 6 महीने में एक जॉब पे लैंड कर रहा हूँ, तो अगर मैं अपना ट्राई लेता हूँ यूपीएससी में, उसके बाद अगर बाई चांस नहीं होता है, देन आई कैन ऑलवेज कम बैक. एंड दूसरी जो चीज़ थी वो ये है कि लाइक बीइंग इन अ गुड इंस्टीट्यूट, जैसे मैं IIT से था, तो यू हैव गुड कॉन्टैक्ट्स विद पीपल. जो मेरे फ्रेंड्स भी हैं, दे आर डूइंग गुड, बी इट स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं. तो ये अपॉर्चुनिटी हमेशा था
कि कभी भी वापस जा सकता था जॉब में, you can switch over from there. एनी टाइम, यस. सो ये बैक ऑफ द माइंड था. बट डिस्पाइट दैट, एक जो होता है ना यूपीएससी में जब आप ट्राई कर रहे हो, आई हैव बीन ट्राइंग, लाइक आई केम इनटू यूपीएससी इन 2017. सो आफ्टर मेनी फेल्ड अटेम्प्ट्स यू फील लाइक ये मेरा 20s है एंड दिस इज़ द टाइम व्हेन आई नीड टू डू समथिंग बिग, एंड वो हो नहीं रहा है. अच्छा. तो वो जो कॉम्प्लेक्स होता है ना वो हमेशा रहता है, एंड यू हैव टू फाइट दैट एवरी डे, दैट आई एम आई वुड से इन्वेस्टिंग माई प्रेशियस ईयर्स, डेफिनेटली जो 20s है मेरे, इट विल नेवर कम बैक. सो वो हमेशा हॉन्ट करता है. हाँ, बट बात यही है कि यू हैव टू विन ओवर दिस, यू हैव टू फाइट दिस, एंड तभी आपको अपना बेटर सेल्फ मिलेगा. हमारे दर्शक श्रोता जो देख रहे हैं उसे एक बार फिर बता दें कि आप अगर हमारे इस्लामपुर के IAS प्रिंस से कोई सवाल करना चाहते हैं तो सीधा सीधा कमेंट में सवाल कीजिए, उसका जवाब देंगे. अगला सवाल क्या है वो हम थोड़ा देख लेते हैं प्रिंस. जैसे एफ रब्बी एक सवाल पूछे हैं, व्हाट आर द डिफिकल्टीज यू फेस बिफोर क्रैकिंग दिस एग्जाम? See, I would say as a student I had never failed at anything in life. मेरे बचपन में अलग हार्डशिप्स रहे हैं, बट वो हार्डशिप्स कभी मुझे एकेडमिकली अफेक्ट नहीं कर रहे हैं. आई हैव ट्राइड टू बी अ गुड स्टूडेंट थ्रू आउट माई लाइफ. तो मैं हार्ड वर्क किया हूँ, एंड हार्ड वर्क करने पे रिवॉर्ड भी मिला है. एंड IIT, जैसे IIT भी मैं किया, IIT में गया मैं, तो इट वॉज अ स्मूथ प्रोसेस. 12th हुआ, AMU में गया, उसके बाद पढ़ाई किया, IIT में गया. आई फेस्ड फेलियर फॉर द फर्स्ट टाइम इन UPSC. एक अटैम्प्ट दिया, उसमें प्रीलिम्स नहीं हुआ, दूसरा अटैम्प्ट दिया, उसमें भी प्रीलिम्स नहीं हुआ. सो फेलियर को फर्स्ट टाइम फेस करना इज़ अ बिग थिंग. तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था. That means you have proved that failure is the pillar of success. Yes, yes. See, what I feel is adversity जो होता है वो आपको टेस्ट करती है. टेस्ट करती है, definitely. तो इफ यू कम आउट ऑफ एडवर्सिटी ना, यू गेन क्वालिटीज लाइक कॉन्फिडेंस, लाइक ग्रिट. ग्रिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. एंड आपका जो डिटर्मिनेशन होता है ना वो चेक होता है जब आप एडवर्सिटी फेस करते हैं. तो ये चीज़ जो है, ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़े. फिर आप देखते हैं जो आपके साथ वाले थे, दे डू गुड इन लाइफ, सो यू फील एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग विथ माई लाइफ? क्या ये मेरे लिए सही रास्ता है? ये फेस करना पड़ता है. फिर आप जैसे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं. आई वॉज द एल्डेस्ट सन, सो आई वॉज वरीड अबाउट माई फाइनेंसेस कि हाँ ये मैनेज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. एंड एल्डेस्ट सन हूँ, भाई लोग हैं, बहन है, इनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, कैसा हूँ मैं अभी तक प्रिपेयर कर रहा हूँ. तो ये सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं, एंड ये सब चीज़ आपको हिंडर नहीं करनी चाहिए. ठीक है. इनफैक्ट ये सब सोच के आपको ये करना चाहिए कि ओके, आई एम गोइंग टू फेस दिस चैलेंजेस, लेकिन लेट्स चेंज इन देम इनटू माय स्ट्रेंथ एंड वर्क इवन हार्डर नाउ. कि इस साल तो मुझे निकालना ही है, क्योंकि नहीं निकालूंगा तो आगे और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. तो वो चीज़ ड्रॉ करा, एंड फाइनली चैलेंजेस सबको फेस करने पड़ते हैं. जैसे मैं ऑलरेडी बोला, सबको फेस करने पड़ेंगे, लेकिन द अल्टीमेट थिंग इज यू हैव टू विन ओवर इट. कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बात बता दे. जैसे कि सवाल आया कि IIT क्या होता है, इसी तरह से जो हमारे इस इलाके के जो IAS बनना चाहते हैं उन लोगों का सवाल ऐसा भी हो सकता है कि वॉट एवर सब्जेक्ट्स यू हैव टेकन, व्हाट इज़ द प्रोसीड्योर, जैसे कि प्रीलिम, मेंस, उसके बाद फिर वाइवा वोसी, या फिर कहिए जो आपका जो एक स्ट्रेटजिक प्लान होता है, हाउ टू फेस IAS, हाउ टू IAS और IPS और IRS जो भी कहिए, मीन्स UPSC एग्जाम्स, उसका स्टेप्स थोड़ा हमारे दर्शकों को अगर थोड़ा बता दें शॉर्ट में. जी देखिए, कोई भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब का एग्ज़ाम होता है, जैसे आप UPSC ले लीजिए, स्टेट PCS ले लीजिए, जैसे वेस्ट बंगाल CS है, तो ये डिफरेंट लेवल्स पे एग्ज़ाम होता है. 3 लेवल पे एग्ज़ाम होता है. एक प्री होता है, एक मेंस होता है, एक इंटरव्यू होता है. सो प्री इज़ अ क्वालिफाइंग पेपर, जहाँ पे आपको मार्क्स लेके आने होते हैं, रिलेटिव मार्क्स लेके आने होते हैं. एक कट ऑफ होता है, कट ऑफ मार्क्स, उसके बियॉन्ड आप लेके आएंगे, यू हैव क्वालिफाइड. इट डजंट मैटर उस कट ऑफ से आप 50 मार्क्स ऊपर लाए हैं, 2 मार्क्स ऊपर लाए हैं, 1 मार्क ऊपर लाए हैं, तो इट्स अ कट ऑफ मार्क, एंड वो आप क्वालिफाई कर लेते हैं. देन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू राइट मेंस. एंड मेंस क्या होता है? मेंस इज अ रिगोरस प्रोसेस. डेफिनेटली. ओके. प्रीलिम्स 1 दिन का पेपर होता है, 1 दिन में 2 घंटे में आपका प्रीलिम्स हो गया. मेंस इज अ रिलेटिवली डिफिकल्ट प्रोसेस, जहाँ पे
आपको रिगरसली टेस्ट किया जाता है। तो देर आर 2 और एग्ज़ाम्स जो 2 या 3 दिन तक होते हैं, एंड इनफैक्ट यूपीएससी में 5 डेज तक होते हैं पेपर, बंगाल में 3 दिन तक होता है। तो इस प्रोसेस में डिफरेंट पेपर्स देते हैं आप, जैसे यूपीएससी में टोटल 9 पेपर्स हैं, बंगाल में शायद 6 पेपर्स हैं। तो ये पेपर एंटायरली डिफरेंट बहुत सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, या कुछ भी इंटरनेशनल अफेयर्स हो, करंट अफेयर्स हो। तो डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स में आपको टेस्ट किया जाता है, एंड इसके बेसिस पे, इसके मार्क्स के बेसिस पे फाइनली अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। सो जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें आपका इंटरव्यू एंड मेंस के मार्क्स जुड़ते हैं, एंड उसके बेसिस पे यू गेट सेलेक्टेड। मेरिट लिस्ट। यस। अब चले आते हैं आपका पर्सनल इसमें, आप जो इस बार आईएएस में कामयाब हुए तो क्या क्या सब्जेक्ट्स आपका था कॉम्बिनेशंस में? ओके, तो यूपीएससी में क्या होता है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। तो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी था। मेरा बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग में है डेफिनेटली, हाँ, लेकिन मैंने ज्योग्राफी लिया था क्योंकि मुझे लगा ये मुझे एज दिलाएगा बाकी सब्जेक्ट्स में। क्योंकि सिविल सर्विसेज में क्या होता है, एक ऐसे का पेपर होता है, एंड 3 जीएस के पेपर्स होते हैं, इनफैक्ट 4 जीएस के पेपर्स होते हैं, एक एथिक्स का पेपर होता है, और 2 ऑप्शनल के पेपर्स होते हैं। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, और ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो पेपर 1 जीएस में, पेपर 3 जीएस में जो एग्रीकल्चर होता है, नॉर्मल ज्योग्राफी होता है, ये सब बिल्कुल क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है वो, कॉम्प्लीमेंट्री और कोलैबोरेटिव भी होता है। तो इस वजह से मुझे लगा कि अगर मैं ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट लूँगा ऑप्शनल में तो मुझे हेल्प करेगी बाकी पेपर्स में एज लेने में। तो इस वजह से मैं ज्योग्राफी लिया। तो ये सारा क्या होता है, आप कभी भी किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो आपके नॉर्मल बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, या इवन क्लास के एग्ज़ाम्स हो, अगर आप उस एग्ज़ाम को, उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और यही चीज़ था इनफैक्ट 10th क्लास में, जब मैंने 10th क्लास दिया था, मुझे याद है मैं जैसे प्रीवियस ईयर्स जो बुकलेट्स होते थे वो लेके आ गया था, एंड वो लिखता रहता था। तो आपको एग्ज़ाम के बारे में पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम किस चीज़ का है, उसके बारे में आपको जितना ज़्यादा नॉलेज होगा आप उससे रेलेवेंट स्टडीज़ करने लगेंगे। देखिए, स्टडी मेहनत बहुत लोग करते हैं, अब वो मेहनत राइट डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप इस प्रोसेस को पढ़ें, इस प्रोसेस के बारे में पढ़ें। ठीक है, आप यू लैंडेड इन अ गुड जॉब, फाइन, लेकिन उस जॉब को लेने के बाद आपको हो सकता है बुरा लगे, ये जॉब तो मुझे करना ही नहीं था। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले से उस चीज़ को लर्न करें, वेयर यू आर गोइंग टू लैंड, व्हाट द प्रोसेस इज। उस प्रोसेस को अगर आप जानेंगे तो फाइनली आप लाइफ में हैप्पी रहेंगे एंड लाइफ में अच्छा करेंगे। अच्छा, एक सवाल आया है, गुलाम महिउद्दीन बताए हैं, हालांकि ये मुमकिन है क्या नहीं ये आप तो प्रिंस के मुंह से सुनेंगे। हाउ कैन वी कंप्रेस द वास्ट सिलेबस ऑफ यूपीएससी, इज इट पॉसिबल? ओके, कंप्रेस, आई वुड से इट इज़ पॉसिबल, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, मेहनत बराबर करनी पड़ेगी। एंड कंप्रेस के जगह जो बेटर वर्ड होगा, इट इज़ मेक द प्रिपरेशन मोर एफिशिएंट, ये ज़्यादा बेटर होगा। बिकॉज जनरली क्या होता है ना, मैंने देखा है कि जो यूपीएससी के लिए तैयारी करते हैं तो बच्चे साइलोज में तैयारी करते हैं कि चलो अब हिस्ट्री पढ़ते हैं, चलो अब पॉलिटी पढ़ते हैं, चलो अब ज्योग्राफी पढ़ते हैं। यूपीएससी का जो सिलेबस है वो ऐसे नहीं दे रखा है कि आप हिस्ट्री पढ़िए, आप इकोनॉमिक्स पढ़िए, आप ज्योग्राफी पढ़िए। उन्होंने सिलेबस में डिफ़ाइन कर रखा है कि एक सिलेबस दे रखा है उन्होंने, उसमें डिफ़ाइन कर रखा है कि हम आपसे इकोनॉमिक्स नहीं पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में, आपसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पूछ रहे हैं, आपसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल पूछ रहे हैं, आपसे हम ज्योग्राफी नहीं पूछ रहे हैं, आपसे हम जो ये वाली चीज़ें पूछ रहे हैं, कोई लैंड फॉर्म पूछ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है यूपीएससी में। सो द बेस्ट वे टू प्रिपेयर जो है वो है कि आप सिलेबस को हमेशा अपने सामने रखिए। हमेशा आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप अगर न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, आपको एक आर्टिकल रेलिवेंट लग रहा है उस सिलेबस से कि अच्छा, तो इससे 2 फायदे होंगे। पहला, आप अपना टाइम इररिलेवेंट चीज़ें पढ़ने में वेस्ट नहीं करेंगे, पहला फ़ायदा ये होगा। दूसरा जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि वो जो पार्ट जो आपने पढ़ा है वो सिलेबस में कहाँ है और वो एज अ क्वेश्चन कहाँ आ सकता है, ये आपको पता होगा। सो द टाइम यू फेस इट इन द एग्जाम, आपको रिकॉल करने में आसानी होगा, अरे ये तो मैंने पढ़ा था। तो इस वे में आप इसको मोर एफिशिएंट कर सकते हैं
और आप जो बोलते हैं ना कि जो शॉर्टकट बोलूँगा, shortcut। जो आप सुनना चाह रहे हाँ, हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक ठीक। अगला सवाल एक आया है, उसका भी जवाब हम देंगे। भाई से पूछिए कि उनको एग्जाम देने के बाद क्या लगता था कि रैंक क्या आएगा। भाई तो देखते हैं कि जो भी टॉपर्स होते हैं या फिर मानिए तो एक दो अगर रैंक पीछे आ गए तो कह सकते हैं, कहते थे कि हम फास्ट होना चाह रहे थे, सेकंड पोजीशन में आना चाह रहे थे। आपको क्या लग रहा था? जी एक्चुअली मैं लास्ट ईयर भी सेलेक्ट हुआ था। लास्ट ईयर में जो उसका रिज़र्व लिस्ट है उसमें सेलेक्ट हुआ था, लेकिन कुछ करके आई डिडंट गेट अ सर्विस। एंड सबसे जो अच्छी इंटरेस्टिंग बात ये है कि लास्ट ईयर मेरा कट ऑफ 1 मार्क्स से छूटा था। अच्छा। मतलब कट ऑफ से 1 मार्क्स कम थे मेरे टोटल अच्छा। मार्क्स। तो मन में था कि 1 मार्क्स से नहीं हुआ, बुरा भी लग रहा था जी। तो, लेकिन ये पता था कि इम्प्रूव कर लूँगा इस साल। तो ये लगा था कि लिस्ट में कहीं ना कहीं हो सकता हूँ। अच्छा। कि लास्ट टाइम 1 मार्क्स से छूटा, इस साल लिस्ट में कहीं ना कहीं होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि ऐसी अच्छी रैंक आ जाएगी। एंड मेहनत कंटिन्यूड था एंड सोचा था लिस्ट में होऊंगा, लेकिन ये इतना डाइसी एग्ज़ाम है और इतने रिगरस वे में आप टेस्ट किए जाते हैं, जहाँ पे अगर आपका एक लेवल पे भी, यहाँ पे एक पेपर, जैसे 9 पेपर होता है यूपीएससी में रिटन, अगर एक पेपर में भी आप ख़राब करते हैं या बाई चांस इंटरव्यू ख़राब हो जाए तो उसका इफेक्ट आपके फाइनल रिजल्ट पे होता है। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सब कुछ सही रहा एंड फाइनली ये रैंक आ पाया। बहुत बहुत और एक बार भी मुबारकबाद। एक सवाल है, उससे इसके बाद तो हमारे जो एडिटर इन चीफ हैं वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक आया है कि प्लीज़ टेल अस योर हॉबी, योर फेवरेट बुक्स एंड गेम्स। ओके मेरा जो हॉबी है, जैसे मुझे फ़ुटबॉल खेलना पसंद है, तो मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ जब भी मौका मिलता है। एंड बैडमिंटन भी खेलना पसंद है। इनफैक्ट आई एम लाइक आउटडोर गेम्स जो खेलना है सब कुछ पसंद है, तो आई एम गुड एट दैट। बुक्स में आई वुड से, जैसे मैं बोला, नॉन फिक्शन बुक सही लगते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में मैं बुक पढ़ा था, प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी। अगर किसी को इंटरेस्ट है वर्ल्ड पॉलिटिक्स किस तरह से ज्योग्राफी से शेप हुआ है तो आप वो बुक पढ़ सकते हैं। उसके अलावा बुक है सेपियंस, वो भी पढ़ सकते हैं। एंड यही दोनों मुझे सही लगता है। एक सवाल जो मेरा मन में आया, सबसे बड़ी बात है जब आईएएस आप मेंस मतलब क्रैक करते हैं, मेंस को ओवरकम करते हैं, तो उसके बाद जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, वाइवा बोसी में जाते हैं, तो एक कहावत भी है और एक कंसेप्शन भी है कि टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाता है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिड यू एक्सपेक्ट एंड यू गॉट ड्यूरिंग द इंटरव्यू? ओके, इसका पहले इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले प्रोसेस जानना ज़रूरी है। एक्चुअली जो यूपीएससी प्रीलिम्स होती है और मेंस होती है, उसमें यूपीएससी ने आपको एक सिलेबस दिया होता है कि ये सिलेबस है, ये आपको पढ़ना है। लेकिन जो इंटरव्यू होता है उसके लिए हम एक एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, उसको बोलते हैं डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। उसमें हमारे सारे डिटेल्स होते हैं, हमने अपना एजुकेशन कहाँ से किया है, हमारे मम्मी पापा क्या करते हैं, हम किस स्टेट से हैं, हम किस सिटी से हैं, हमने कहाँ से अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है, हमने कहाँ पे जॉब किया है, हमारे हॉबीज़ क्या हैं, हमारे अचीवमेंट्स क्या हैं। सो वो एक तरह से आपके बारे में एक बोलते काला चिट्टा बोलते हैं। तो इट्स लाइक अ स्टेटमेंट फ्रॉम यू एंड ये हो जाता है आपका सिलेबस। यानी कि यहाँ पे आपने अपना सिलेबस डिसाइड किया है कि इंटरव्यू में आपको क्या पूछा जाएगा। तो इंटरेस्टिंगली हुआ ये कि मेरा बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम बंगाल, दूसरा बैकग्राउंड आई एम फ्रॉम एएमयू, तीसरा है कि मैं सिविल इंजीनियरिंग से हूँ, चौथा है मुझे फ़ुटबॉल खेलना पसंद है। तो मेरे जितने भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस थे ये इसी के अराउंड रिवॉल्व करते थे। एंड इंटरव्यू में जाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को जानें, आपके स्ट्रेंथ्स क्या है। एक स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लाइफ में हमेशा अपना स्वॉट एनालिसिस करते रहें कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आपके वीकनेसेस क्या, आप नहीं बता पा रहे हो, दैट मीन्स दैट इटसेल्फ इज़ अ वीकनेस कि आप नहीं बता पा रहे हो। तो ये जो चीज़ है ये बहुत करना ज़रूरी है। तो इंटरव्यू के टाइम हम लोग यही करते हैं, स्वॉट एनालिसिस करते हैं कि हमारे स्ट्रेंथ्स क्या हैं, तो उसके बेसिस पे हम अपने इंटरव्यू को मोल्ड करते हैं। एक दो सवाल जो मेमोरी से आए कि हाँ, इंटरव्यू में मुझे याद है, तो जो पहला क्वेश्चन था तो मुझसे यही पूछा गया था कि जॉब क्यों करा, जब यूपीएससी में आना था तो जॉब क्यों करा। तो हुआ ये था स्टोरी कि मैंने एक एजुकेशनल लोन लिया था जब इंजीनियरिंग में था, तो मुझे वो रीपे करना था, तो उसकी वजह से मैंने जॉब ज्वाइन किया था और फिर फाइनली
मैं उसमें यूपीएससी में गया। तो मुझे तब से क्या कर रहे हो, तो मैं अभी एक इंस्टीट्यूट में हूँ जहाँ पे एज अ पोस्ट मैं होल्ड करता हूँ वहाँ पे, एंड इट्स लाइक अ पार्ट टाइम जॉब। तो फिर उन्होंने ये पूछ लिया कि अच्छा एज अ पार्ट टाइम जॉब जो है आपने इस जॉब से क्या लर्न किया है, तो फिर उसका आंसर दिया मैंने। तो फिर वो शुरू हो गए कि फिर उसमें क्या होता है, बहुत सारे पैनलिस्ट होते हैं, तो फिर एक मैम को बोला उन्होंने, तो उन्होंने बोल दिया कि बंगाल के प्रॉब्लम्स पूछने लगी वो, कि बंगाल में जो प्रॉब्लम्स हैं, डिस्पैरिटी है, गोरखालैंड इशू है, देन देयर आर इश्यूज़ जहाँ पे राजवंशीज का इश्यूज़ है, तो इन इश्यूज़ के बारे में मुझे बताइए। फिर वो हो गया उनका, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चले गए वो कि रिसेंटली न्यूज़ में रहा है बिकॉज ऑफ इश्यूज़, तो वो क्यों हो रहा है। तो वो होने के बाद एंड डिटेल में वो सुन रहे थे मुझसे, एंड कहीं क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं किया। फिर फाइनली एक सर थे, उन्होंने पूछा कि फुटबॉल जो है, एक टाइम था हमारा 1950s में जब हम फुटबॉल में बहुत अच्छा कर रहे थे, अब क्यों नहीं अच्छा कर रहे हैं, तो ये पूछ लिया। फिर इस तरह से क्वेश्चन चलता रहा, एंड मोर और लेस मेरे बैकग्राउंड पे ही क्वेश्चन चले, एक्सेप्ट वन जो मुझे कश्मीर पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो मेरे बैकग्राउंड से नहीं था, बट दैट इज़ ऑलवेज रेलिवेंट बिकॉज यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर एन एग्ज़ाम जहाँ पे ऐसे इश्यूज़ का रेलिवेंस है। तो मोर और लेस प्रिपरेशन के अराउंड ही होता है इंटरव्यू। कहीं ऐसा यूपीएससी में आपको जो वाइवा वोसे में ऐसा कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछा गया जो कि आपको पॉलिटिकल कैरियर या सपोर्टनेस जिसको कहते हैं या मेंटालिटी उसको डिस्क्लोज कर? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। लाइक आई सेड, यूपीएससी इज़ एन अपहोल्डर ऑफ मेरिट सिस्टम, एंड कभी मुझे किसी भी स्टेज में एग्ज़ाम के कभी ऐसा नहीं लगा कि इस टाइप का कुछ हो। ठीक। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे जो चीफ एडिटर हैं वो आपसे 2-4 सवाल करेंगे, फिर हम आपसे मिलते हैं। आई शैल रिक्वेस्ट मिस्टर एम आई नाजिम टू कम टू द स्टेज एंड आस्क द क्वेश्चंस। थैंक यू जब्बारदा। वैसे न्यूज़ टुडे इंडिया को स्टार्ट हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया, आज तक मैं कभी आपके सामने आया नहीं। मेरी टीम जब्बारदा हैं, तुषारदा हैं, राजदा हैं, श्रेयसी एंड अदर्स, ये लोग हर तरह के कवरेज आपके सामने लाए। कभी मुझे मौका भी नहीं मिला या फिर ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं सामने आऊँ, लेकिन आज का जो ये दिन है मुझे लगा कि शायद यही सबसे बड़ा मौका है और एक अच्छा दिन है कि मैं आपके सामने अपीयर हूँ। न्यूज़ टुडे इंडिया आज जिस प्रोग्राम को आपके सामने लेके आया है, ये न सिर्फ एक ऐतिहासिक पल है बल्कि ये हमारे लिए भी एक गर्व का मौका है कि हम आपके सामने एक ऐसी पर्सनालिटी को पेश कर रहे हैं जो न कि सिर्फ बंगाल का बल्कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का, स्पेशली इस्लामपुर और छौसिया गांव का नाम इस बार रोशन किए हैं। आप सभी जानते हैं मिस्टर मंजर हुसैन अंजुम, जिनके नाम में ही प्रिंस लगा हो, उनकी शख्सियत का भी कुछ अलग ही अंदाज़ होता है। कल जैसे हम लोगों ने देखा कि इस्लामपुर में इससे पहले बहुत सारे लीडर्स आए, उनके लिए रैलियाँ निकली, उनके लिए प्रोसेशन चले, ढोल ढाक बहुत कुछ देखा, लेकिन कल जो इस्लामपुर में हुआ ये कहीं ना कहीं इस्लामपुर की हिस्ट्री को अपने आप में एक चेंज कर दिया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो आज इस दौर से गुजर रहे हैं कि उनके लिए एक अच्छा मौका है। कहीं ना कहीं कल की जो रैली थी और अंजुम बाबू जो इस पोजीशन में पहुंचे हैं, उनको देख के बहुत सारे लोगों में एक इंस्पिरेशन पैदा होगा। मैंने तो कल शाम में ये भी किसी सीनियर आदमी से सुना कि अगर मेरी एज कम होती तो मैं भी अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता। आज अंजुम बाबू को सब डिविजनल ऑफिसर इस्लामपुर मिस्टर सफ्तर सिंह नाग, जो कि खुद ही एक अच्छी पर्सनालिटी हैं, वो बच्चों के लिए बहुत इंस्पिरेशनल स्पीचेस देते हैं, वो बहुत तरह से बच्चों को हेल्प करते हैं, स्पेशली सिविल सर्विसेज के लिए। उनसे आज जो कुछ सुनने को मिला वो भी कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत इंस्पिरेशन करेगा। मंजर बाबू हमारे यहाँ आज आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं उनसे डायरेक्ट मिल ना सकें, उनसे मिलने का मौका ना हो, चूँकि वो बहुत बिजी शेड्यूल अब हो जाएंगे। 10 दिन के लिए वो इस्लामपुर में है और कुछ दिन में शायद फिर वो अपने ट्रेनिंग के लिए चले जाएँ, फिर उनका बिजी शेड्यूल होगा। लेकिन आज एसडीओ साहब ने भी उनसे अपील की और मैंने भी उनसे एक रिक्वेस्ट रखी कि उनसे इस्लामपुर को, हमारे डिस्ट्रिक्ट को, हमारे बंगाल को क्या फ़ायदा पहुंच सकता है एजुकेशनल लेवल में, वो हम लोग कोशिश करेंगे कम से कम न्यूज़ टुडे इंडिया की तरफ से कि 15 दिन में या हफ्ते में एक दिन उनसे हम लोग आप लोग को रूबरू कराएंगे, स्पेशली स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो जॉब में आ जाएंगे। आईएएस ऑफिसर, अभी मैं एक क्वेश्चन देख रहा था कि व्हाट इज़ आईएएस ऑफिसर, व्हाट इज़ आईएएस।
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इससे क्या हो सकता है, बहुत सारे लोग हमारे इलाके में ये भी नहीं जानते हैं। इसका मैं सिंपल, वैसे प्रिंस बाबू डिटेल में आपको बता देंगे, लेकिन एक आईएएस होने के बाद क्या होता है, हम लोग नॉर्मल इलाके में यही जानते हैं कि भाई बड़ा होकर बाबू डीएम बनेगा, एसडीओ बनेगा, ये सब सुनते आए हैं जैसे आप लोग। इनकी पहले पोस्टिंग हो सकती है 3 महीने के लिए बीडीओशिप की होगी, उसके बाद फिर एसडीओ, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है डीएम लेवल, तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने वाले हैं, जिसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहते हैं। प्लस उसके बाद ये सेक्रेटरी होंगे किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी होंगे। उसके बाद फिर ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे किसी डिपार्टमेंट में। और चूँकि इनकी एज कम है, कल मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब प्रेस से बात करते हुए यही कह रहे थे कि आईएएस तो बहुत होते हैं, लेकिन हमारी उम्मीद है कि प्रिंस बाबू आईएएस नहीं, आईएएस लेवल में भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उसमें लास्ट स्टेप जो है, लास्ट पोजीशन जो है हाईएस्ट लेवल, वो है चीफ सेक्रेटरी का। तो हमारी भी कोशिश, हमारी अपील रहेगी उनसे कि उनका काम इतना अच्छा हो कि उनको चीफ सेक्रेटरी बनने का मौका हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा पोस्ट होता है चीफ सेक्रेटरी, हाईएस्ट पोस्ट ऑफ एन आईएएस ऑफिसर अगर कहा जाए स्टेट लेवल में, तो वो चीफ सेक्रेटरी बन सकते हैं। तो मैं प्रिंस बाबू से बहुत सारी जैसे जब्बारदा खुद बीसीएस में बहुत कुछ आगे कर चुके थे, और जब्बारदा ने इतनी अच्छी बातें आपके सामने पेश की। मैं कुछ चंद बातें उनसे पूछना चाहूँगा, स्पेशली जो स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं हमारे लाइव को, उनसे कनेक्टिंग कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। सबसे पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं कि भाई कल जो जब से प्रिंस बाबू के बारे में सुना, भाई मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। तो एसडीओ साहब से जो मैंने सुना कि भाई सब अगर आईएएस और बीसीएस की तैयारी करेंगे, अगर नहीं हुआ 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, तब क्या होगा, तब एक डिसअपॉइंट, तब आपका ऑलरेडी कई साल बर्बाद हो चुका है। ऐसे टाइम में क्या आपको सिर्फ आईएएस या बीसीएस यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए? तो एसडीओ साहब ने जो अपनी स्पीच में कहा, या उनसे जो हमने सुना, उनसे ये बात समझ में आई कि आप जिस फील्ड में भी जाएं, अगर मेहनत और ईमानदारी से उस फील्ड में काम करते हैं तो वही फील्ड बहुत अच्छा है। इंस्पिरेशन हमें ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन अपनी काबिलियत को भी हमें समझने की ज़रूरत है। और उसका सिस्टम क्या है, सिर्फ ये कि हम फॉर्म फिलअप कर दें तो ही हमें मौका मिलेगा, या फिर उसके स्टेप्स क्या है, उसके तरीके क्या है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अब चाह रहे होंगे कि भाई हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? किस स्टूडेंट को चाहिए या किस एज में? सबसे पहले तो एक एज लिमिट है, कौन यूपीएससी या डब्ल्यूबी, चूंकि यूपीएससी की बात कर रहे हैं, कौन यूपीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसकी एज लिमिट क्या है? ये भी एक कंफ्यूजन है लोगों में, ये दूर किया जाए। जो एज लिमिट है वो 21 ईयर्स से आप दे सकते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम, और 32 ईयर्स ऑफ एज तक दे सकते हैं। आपके पास 6 अटैम्प्ट्स होते हैं टोटल, तो 6 अटैम्प्ट्स ही आप ले सकते हैं एग्ज़ाम में। और रही बात जैसे आपने बोला कि सब लोग, मैं चाहता था कि लोग मोटिवेट हो, लेकिन ये कभी नहीं चाहूँगा कि लोग मोटिवेट हो के सिर्फ इस फील्ड में आ जाएं। देखिए मैं बहुत फ्रैंकली बोलना चाहूँगा कि जो यूपीएससी की तैयारी है बहुत रिगरस है, कि बहुत वे में आपको टेस्ट करता है, चाहे वो प्री में हो, मेंस में हो, इंटरव्यू में हो। तो इस रिगरस प्रोसेस में आने के लिए पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने स्कूल्स में अच्छा करना पड़ेगा, आपको अपने हायर स्टडीज़ में अच्छा करना पड़ेगा। जैसे सपोज़ आपको इंजीनियरिंग करना है, पहले आप ये तो ट्राई करिए कि इंजीनियरिंग में अपने जो बेस्ट कॉलेज है उससे करूँगा, है ना, या फिर आप अगर मेडिसिन कर रहे हैं तो जो बेस्ट कॉलेज है उसमें करने से ट्राई करूँगा। या फिर और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे हम लोग के यहाँ पता नहीं होता लोगों को बीएससी एमएससी क्या है, तो बीएससी जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक्स होते हैं, मैथ्स होते हैं। अभी अगर आप जाएंगे, ऐसे फील्ड्स हैं जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, बट दे आर वेरी गुड फील्ड्स। तो पहले हमको ट्राई करना पड़ेगा जो हमारे इनिशियल लेवल्स हैं वहाँ पे हम एक्सेल करें, फिर आप आगे आके अगर आपको मन होगा कि इसकी तैयारी करनी है, फिर आप जाके इसकी तैयारी करिए। तो अभी आप ट्राई करिए कि आप जिस भी फील्ड में हो वहाँ पे एक्सेल करिए, वहाँ पे हार्डवर्क करिए, एंड उस फील्ड में अच्छा करने का ट्राई करिए। एंड ये भी ट्राई करिए कि आपके जो स्किल्स हैं वो किस फील्ड के रिगार्डिंग रेलिवेंट है। अब जैसे आप सपोज आप मैथ्स में अच्छे हैं,
एंड आप बोल रहे हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो ये एक है ना बहुत डिलेमा है ये, ठीक है। ये आपके अगेंस्ट काम करता है। आप किसी चीज़ में अच्छे हो तो उसको परस्यू करिए, आप उस पर मेहनत करिए, है ना। और बहुत सारे, जैसे हमारे यहाँ लोगों को आइडिया नहीं है फील्ड्स का, एंड होपफुली जैसे आगे क्या क्या एज एन करियर अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, इसके बारे में हमारे यहाँ स्कूल्स में आइडिया नहीं है, बिल्कुल बच्चों को आइडिया नहीं है। तो होपफुली जैसे SDO सर से बात भी हुई, तो यही हुआ कि हमें उनको ये एक अवेयरनेस ड्राइव क्रिएट करना है, जहाँ पे उनको हम बता सकें कि आगे आपके लाइफ में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं, किस फील्ड में आप जा सकते हैं, आपके जो स्किल्स हैं वो किस फॉर्म में रेलिवेंट है। तो इस चीज़ पे वर्क करना है, एंड होपफुली इस चीज़ पे हम वर्क करेंगे। जैसे जो बच्चे स्पेशली अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या एडवाइस है? कुछ लोग ये जानना चाहते हैं आप तैयारी कहाँ से की, कहाँ से कोचिंग ली आपने, और किस एज में जाके, या ग्रेजुएशन के दौरान ही कहीं तैयारी करने की ज़रूरत है, कहीं प्रिपरेशन की ज़रूरत है, कहीं कोचिंग लेने की ज़रूरत है? आपने कहाँ से क्या किया? मैंने ग्रेजुएशन में कुछ भी नहीं पढ़ा था इसका UPSC से रिगार्डिंग, तो मैं जॉब में लैंड गया। उसके बाद फिर फाइनली मेरा हुआ कि अब तैयारी करते हैं। तो मैंने क्लासेस ज्योग्राफी के लिए लिए थे, क्योंकि ज्योग्राफी में एज अ सब्जेक्ट मैंने कभी पढ़ा नहीं था। जो GS है, जनरल स्टडीज़, वो मैंने खुद से प्रिपेयर किया था। तो जो मेरे तरफ से ये मैसेज है कि अब जो है सोशल मीडिया, जैसे सर ने पूछा पहले सोशल मीडिया के बारे में कि सोशल मीडिया को किस तरह से आप यूज़ करें, तो सोशल मीडिया आने के बाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया मीडिया, जहाँ पे आपको हर एक रेलिवेंट मटेरियल जो है ऑनलाइन अवेलेबल है। आप कहीं भी घर रहें, बाहर रहें, कहीं भी रह के आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और तैयारी करने से पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट है, आप किसी तैयारी करने वाले से कनेक्ट कर सकते हैं। जो पहले था, आज से 10 साल पहले आप देखिए, आप किसी ऑफिसर से डायरेक्ट कहीं से कनेक्ट नहीं कर सकते, आप उनके घर तो जा नहीं सकते, और सोशल मीडिया था नहीं, तो आप उससे कनेक्ट नहीं कर सकते थे, आप इस एग्ज़ाम के आइडिया नहीं ले सकते थे। अब जो है, अब आपके पास एक व्हीकल बन के आया है सोशल मीडिया, जहाँ पे आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन मटेरियल्स अवेलेबल है, शेयरिंग ऑफ मीडियम हैज़ बिकम अ पॉसिबिलिटी। पहले आपके नोट्स होते थे, टॉपर्स नोट्स, तो हम लोग को नहीं मिल पाते थे। अब ऑनलाइन मीडिया के थ्रू नोट्स जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल हो जाते हैं, वो आपको मिल जाते हैं, आपको उनका स्ट्रैटेजी पता चल जाता है। तो सब कुछ जो है वो ईजी हो गया है ये मीडिया आने के बाद। तो अब जो है सेल्फ प्रिपरेशन में ज़्यादा फोकस रह रहा है। तो मैं शुरू में जो था, मैं क्लास लिया था ज्योग्राफी का, फिर एक इंस्टीट्यूट है हमदर्द स्टडी सर्कल। और ये भी बोलना है मुझे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत नॉमिनल चार्जेस में आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, फूडिंग प्रोवाइड करती है, सब कुछ प्रोवाइड करती है, लाइब्रेरी वगैरह प्रोवाइड करती है, एंड वहाँ रह के आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं अमॉन्ग योर पीयर्स। यानी कि कुछ 100-150 बच्चे, जैसे आप देखिएगा, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया, हमदर्द स्टडी सर्कल है, जामिया हमदर्द है, हज सोसाइटी है, और भी बहुत सारे, संकल्प है एक इंस्टीट्यूट। तो ये सारी क्या प्रोवाइड करती है, ये आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। यहाँ पे बैठ के आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं विथ योर पीयर्स कि नॉमिनल कॉस्ट में। तो ये वाला चीज़ जो है ऑलरेडी है सब जगह, इसके बारे में लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। ऐसे और भी इंस्टीट्यूट्स हैं, मुझे भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स के बारे में पता नहीं है, बट ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होंगे, और इनके बारे में अगर पता किया जाए, और जो स्ट्रॉन्ग, मैच्योर और आई वुड से बच्चे हैं जो मेहनत, हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो लोग ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं एंड काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, आपके इस कामयाबी के बाद इलाके के लोगों की उम्मीदें आपसे बढ़ गई हैं। आप, बहुत लोग जानना चाह रहे हैं कि आपसे इलाके के बच्चों को कैसे फ़ायदा पहुंच सकता है, बच्चे आपसे कैसे कनेक्ट हो पाएंगे, बच्चों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, मेरी जो कोशिश रही है शुरू से, चाहे वो स्कूल एजुकेशन के टाइम हो, जब मैं स्कूल जाता था तो मेरा ये था कि, जैसे मैं बता चुका हूँ, मेरे दोस्त मेरे घर नहीं आते थे, तो मेरे गांव नहीं आते थे। ये सबसे बड़ी बात है। आज मैंने सुना आप वहाँ SD ऑफिस में ये बता रहे थे कि लोग आपके गांव नहीं आना चाह रहे थे। आपके स्टूडेंट्स, जिस स्कूल में आप पढ़ा करते थे, वहाँ के बच्चे आपके घर क्यों नहीं आना चाह रहे थे? इसकी कोई खास वजह? नहीं आते थे। मेरा गांव थोड़ा इनफेमस था, तो मेरे यहाँ नहीं आते थे, थोड़ा बैकवर्ड था, थोड़ा इनफेमस था, तो फिर नोटोरिटी था, तो उसकी वजह से नहीं आते थे। तो मेरा ये था कि अगर मैं अच्छा करूँगा तो मे भी मेरे फ्रेंड्स मेरी वजह से मेरे पास आए मिलने। तो ये एक चीज़ जो है, ये एक एटीट्यूड रखना पड़ता है।
तो यही रख के मैंने आगे गया। अभी एक जो यूपीएससी करने का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये भी था कि मेरे यहाँ से लोग क्यों नहीं निकल रहे इस फील्ड में, मेरे यहाँ से भी लोग फील्ड में निकले। अगर मेरे फादर सोच सकते हैं कि मेरा बेटा यूपीएससी क्रैक करे, तो और लोगों के फादर्स क्यों नहीं सोच सकते, और लोगों के पेरेंट्स क्यों नहीं सोच सकते, है ना। तो मुझे जो काम करना था वो ऑलरेडी मैं आधा किया हूँ कि बाई गेटिंग सेलेक्टेड, हाफ वर्क इज़ अब उस पर आगे वर्क करना है जब ब्यूरोक्रेसी में घुसूंगा। लेकिन ये हाफ वर्क में आपको भी अपना योगदान देना पड़ेगा कि आप अपने बच्चों को भेजिए, आप एजुकेशन पे फोकस करिए। जैसे वेस्ट बंगाल जो हमारे एरिया का एजुकेशन देखेंगे हम लोग, तो एजुकेशनली आप देखिएगा अभी तक बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे। तो पहला 2 मैसेज है मेरे पास। एक है पेरेंट्स के लिए, सबसे पहले कि पेरेंट्स को ये मैसेज है कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, आप उनको पढ़ाइए और उन पे कॉन्फिडेंस रखिए कि वो लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे। दूसरा जो मैसेज है मुझे स्टूडेंट्स को है कि जो मेरे भाइयों बहनों जो लोग भी हो, हम लोग जो हैं इस पूरे एरिया के, इस पूरे स्टेट के पहले जनरेशन होंगे जिनको कुछ बड़ा करना पड़ेगा। और कुछ भी ऐसा करने के लिए जो पहला बंदा होता है उसको हमेशा ज़्यादा मेहनत करनी होती है, उससे रास्ता मिलता है। जी बिल्कुल, क्योंकि उससे आने वाले लोगों को रास्ता मिलता है। तो बी प्रिपेयर्ड टू वर्क हार्ड एंड होपफुली जो हमारा ये जनरेशन होगा ये बहुत ही अच्छा होगा। तो ये मेरा मैसेज है उनको। आज आपने एक बात और कही एक प्रोग्राम में कि लड़कियों के लिए हमारे यहाँ एक बहुत ही गलत सिस्टम जो चल रहा है कि लोग डोरी देते हैं, जहेज जिसको बोलते हैं, कम से कम 10 लाख 15 लाख 20 लाख आजकल आम बात। उन पैसों से बच्चियों को पढ़ाते नहीं है लोग, लेकिन सेविंग करके रखते हैं कि भाई 10 लाख रुपए रखना है, बेटी की शादी दिलानी है। तो आप जो कहना चाह रहे थे इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि वो 10 लाख रुपए आप पहले ही खर्च करके अपने बेटी को इतना पढ़ाए हैं कि उसके लिए जहेज देने के लिए, डोरी देने की जरूरत नहीं पड़े। इसमें आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए जो डाउरी है, जो जहेज है, वो एक्चुअली में एक इलीगल एक्टिविटी है, ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये जो है एक ट्रिविया बन चुका है कि बहुत आम बात हो गई है कि बेटी पैदा हुई तो आप उसके लिए पहले से ही पढ़ाना वढ़ाना मत भेजिए उसको, आप उसके लिए जहेज के लिए पैसे बचा के रखिए। क्यों बेटी को नहीं पढ़ाना है? क्यों? क्योंकि दहेज देना पड़ेगा, दूसरे घर की है। ये बहुत ही टॉक्सिक माइंडसेट है ये, ठीक है, जहाँ पे आप मतलब बहुत बुरा कर रहे हैं, अपने साथ भी बुरा कर रहे हैं, आप बेटी के साथ भी बुरा कर रहे हैं, और उनके फ्यूचर जनरेशंस के साथ आप बुरा कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है पहले उनको एक अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करें। आपको लग रहा है कि आप एजुकेशन सिर्फ अपनी बेटी को प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं, आप जो है एजुकेशन अपनी बेटी को प्रोवाइड कर रहे हैं और उनके बच्चों को और उनके आगे आने वाले जनरेशंस को आप एजुकेट कर रहे हैं, उनको एबल कर रहे हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरी बहुत बहुत रिक्वेस्ट है यहाँ के लोगों से कि बच्चों को, स्पेशली जो फीमेल्स हैं, उनको आप एजुकेशन प्रोवाइड कराइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उनके लिए नहीं, उनके आगे वाले जनरेशन्स के लिए भी। अगर ये होगा तभी पॉसिबल होगा कि हमारा जो अगला जनरेशन है वो काफ़ी आगे निकल पाएगा। देखिए हम लोग का जो जनरेशन है यहाँ पे, हम लोग ऑलरेडी बहुत पीछे हैं बाकी दुनिया से। तो अगर हम लोग को अभी वो छोटे छोटे कदम नहीं लेने पड़ेंगे, हम लोग को जंप्स लेने पड़ेंगे, बोलते हैं ना, लीप्स लेने पड़ेंगे उनसे मुकाबला करने जी। के लिए। तो ये चीज़ है कि हम लोग को इम्प्रूव करना है ये, और जो इसका बहुत ईजी तरीका है ना वो ये है कि फीमेल एजुकेशन पे हम लोग फोकस करें। अगर वो करेंगे तो आगे वाले जनरेशन्स बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, आपको देख के बहुत सारे स्टूडेंट्स अब तैयारी करेंगे, ज़रूर करेंगे, चूँकि आपसे बहुत लोगों को इंस्पिरेशन भी मिला और रास्ता भी मिला है। कितना घंटा पढ़ाई करना पड़ता है? कितने घंटे पढ़ने पड़ते हैं, प्लस साइड में भी कुछ करने पड़ते हैं, या फिर पूरा टाइम आप इसी में देते थे? आपका क्या स्ट्रेटेजी था उस सिलसिले में बताएं थोड़ा। हाँ देखिए, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि घंटे इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं कभी, कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट होता है कि आप टारगेट्स क्या रख रहे हैं चीज़, ठीक है। तो अगर आपको पता हो आपको पढ़ना क्या है तो आप उस हिसाब से अपने टारगेट्स रखेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने वीकली टारगेट्स, डेली टारगेट्स वो मेंटेन करके रखें। तो कभी टारगेट्स ऐसे होते थे कि दिन में 8 घंटे 10 घंटे से ज़्यादा हो गया, कभी टारगेट्स ऐसे होते थे कि 6 घंटे में हो गया, 5 घंटे में हो गया।
तो इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे कि आज तो 10 घंटे पढ़ना है, कल भी 10 घंटे पढ़ना है, तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो वो एटीट्यूड नहीं था। तो ओवर मोर और लेस 8 घंटे के अराउंड पढ़ाई हो जाती थी, बट कभी ऐसा नहीं होता था कि घंटे टारगेट्स होते थे। टारगेट्स हमेशा से सिलेबस रहता था। मैं इसी मर्तबा जो यूपीएससी क्वालिफाइड कुछ टॉपर्स हैं उनके भी इंटरव्यू मैंने देखे, उसमें जैसे जब्बारदा ने एक क्वेश्चन आपसे किया था कि कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं, उन एक ने कहा कि भाई शायद शुभम सरकार जो कटिहार से टॉपर है, उन्होंने कहा कि 2018 से वो किसी सोशल मीडिया में है ही नहीं, उनका कोई अकाउंट ही नहीं है। एट द सेम टाइम हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं आजकल चूँकि ऑनलाइन क्लास का ज़माना है, अपने पेरेंट्स भी नहीं पता कर पा रहे हैं कि बच्चे मोबाइल में क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है शायद ऑनलाइन क्लास कर रहे होंगे। ऐसे बच्चों पर नज़र रखने के लिए पेरेंट्स के लिए आपका क्या एडवाइस है और स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवाइस है? क्योंकि अब देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स या तो अपने पेज बना लिए, अपने नाम से प्रोफाइल चल रहा है, मतलब अनगिनत ये व्हाट्सएप वगैरह में ग्रुप्स होते हैं, उसमें भी बच्चे जिनसे कोई मतलब नहीं है, भाई कहाँ क्या हो रहा है हमें उससे डायरेक्ट कनेक्शन अगर है तो ही हम उस ग्रुप में रहेंगे, अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो भी हम उस ग्रुप में हैं। उसमें कहीं ना कहीं तो दिन में 10 मैसेजेस आते होंगे, 100 ग्रुप अगर हैं तो कितने हज़ारों ऐसे मैसेज आपको दिन भर देखने पड़ते हैं, इससे तो एक वक्त बर्बाद होता ही है। ऐसे बच्चों के लिए क्या आपका मैसेज रहेगा? देखिए मेरा यही मानना है, देखिए आप ना किसी पे कुछ कंट्रोल नहीं रख सकते। जैसे अभी अगर आप सोचिए कि सपोज़ कोई बच्चा है, आप उसको घर पे रख रहे हैं एंड आप उसको कंट्रोल करके रख रहे हैं, कल को उसको कहीं बाहर जाना होगा हायर स्टडीज़ करने के लिए, तब आप ओवरलुक नहीं कर पाएंगे ना। तो इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग उसके लिए क्या सही है, उसके लिए क्या गलत है, उसके लिए क्या बोलते हैं सही, यही सही है गलत है, ये उसको जनाना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट अगर मैं अपनी मम्मी का बोलूँगा, मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी और मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा नरम थे। तो मम्मी स्ट्रिक्टली लेती थी, कुछ अगर गलत करते थे पापा समझा के बोलते थे, तो हमेशा पापा की बात पहले समझ में आती थी कि ओके ये सही है ये गलत है। तो जो सही है आपके लिए क्या अच्छा रहेगा क्या बुरा रहेगा, ये चीज़ जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक आप अपने लाइफ के लिए कॉन्शियसली जो अच्छे डिसीजंस हैं वो नहीं ले पाएंगे। तो ये माँ बाप का काम है कि आप जाके अपने बच्चे को सही चीज़ बताएं। अब दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि हमारे यहाँ जो हमारे पेरेंट्स हैं वो डिजिटली इतने लिटरेट नहीं है, तो उनको पता नहीं चलता कि बच्चे क्या कर रहे हैं फ़ोन पे। तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि क्या कहते हैं स्कूल्स हैं वहाँ पे भी प्रोवाइड करें बच्चों को इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से इसको सही तरह से यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से इसका सदुपयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और तीसरा जो मैं बोलूँगा, मुझे खुद से बच्चों को ये मैसेज देना है कि देखिए आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो वो उसको आप प्रोडक्टिव वेज के लिए यूज़ करिए, ठीक है। आप यूजलेसली घंटों वेस्ट करें ये ऐसे प्रोडक्टिव लाइफ ईयर्स में, जब आपको अभी कुछ करना चाहिए, अपने लिए नई चीज़ें लर्न करनी चाहिए, तब आप इन प्रोडक्टिव ईयर्स को ऐसे यूजलेसली वेस्ट ना करें। तो ये अगर आप करेंगे तो होपफुली लाइफ में आगे भी अच्छा ही करेंगे। चाहिए आपका कितना अटेम्प्ट था यूपीएससी क्वालिफाई के लिए? और पहले ये बताइए आप कब से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और कौन से अटेम्प्ट है, और कब आके आपको लगा कि नहीं अब शायद नहीं, ऐसा कहीं कोई मौका आया था? तो ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। मैं 2017 से प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो 17 में मेरा पहला अटेम्प्ट था, उसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। तो फिर पहली बार मैं ऐसा हुआ था कि कोई एग्ज़ाम में फेलियर फेस करना पड़ा। इससे पहले कभी भी हुआ तो कुछ सिलेक्शन हो गया। आप आए थे आईआईटी कानपुर, जो वन ऑफ दी हाईएस्ट इंस्टीट्यूट, और आईआईटी में जाने का आईआईटी जाने का मतलब ऑलरेडी कामयाब। वहाँ से आके जब एक नाकामी लगी तो कैसा लगा? वो ये बड़ी तो बुरा लगा, तब बहुत बुरा लगा। और बात ये थी कि वो एग्ज़ाम का पहला ही लेवल था, 3 लेवल पे एग्ज़ाम होते हैं। तो पहले तो लगा था कि प्रीलिम्स ऐसे क्वालिफाई कर लूँगा, तो नहीं निकला, तो फिर बुरा लगा। बट ऐसा था कि ठीक है हो जाता है बहुत। तब सोशल मीडिया भी था तो लोगों से जाना था कि डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, पहले अटेम्प्ट में नहीं होता है। तो फिर दूसरा अटेम्प्ट दिया 2018 में, उसमें भी प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो वो डिज़ास्टर्स हो गया कि ये क्या हो गया।
इस बार तो होना था, इस बार तो लास्ट ईयर चलिए 6 महीने तैयारी करी थी, अभी तो 1.5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, चीज़ें पता थी सब कुछ, फिर क्यों फेल हुआ। तो बहुत ज़्यादा टेंशन में कि क्यों नहीं हुआ। तो उस टाइम घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा कि कोई बात नहीं है, फिर से करो, हो जाएगा, बहुत क्लोज आ गए हो, इतनी मेहनत करी है, 1.5 साल तक तुमने दिया है, तो अभी मेहनत करो। तो ये जब कॉन्फिडेंस आए कि घर वाले, जैसे घर का बड़ा बेटा हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा होता है कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो जब घर वालों ने इस तरह से कॉन्फिडेंस दिया तो वो थॉट चला गया। फिर थॉट जो आ गया वो ये आ गया कि खुद को कैसे इम्प्रूव किया जाए इस एग्ज़ाम के लिए। तो फिर बैठा, तो फिर पता चला कि हाँ क्या चीज़ें सही करी, क्या चीज़ें जो बोलते हैं ना स्वॉट एनालिसिस में बोल रहा था वो किया। फिर पता चला ओके इस तरह से चीज़ें गलत कर रहा था, लोकेशन बदला। जैसे उसके बाद मैं हमदर्द शिफ्ट हुआ, हमदर्द स्टडी सर्कल जो बोला मैं, वहाँ शिफ्ट हुआ। वहाँ गया, बहुत अच्छे लोग मिले वहाँ पे, कुछ 150 लोग प्रिपेयर करते हैं वहाँ पे लोग मिले, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, उनके साथ में रहा, कंपटीशन का माहौल मिला। तो फिर इवेंचुअली उस साल लगने लगा कि हाँ इस साल निकल जाएगा। ये इनफैक्ट लास्ट ईयर की बात है, 2019 की, एंड एग्ज़ाम निकला। तो जब आपका होने वाला रहता है तो कहीं ना कहीं एक फीलिंग आ जाती है कि हाँ इस साल हो रहा है, पॉजिटिविटी जी। तो ये पॉजिटिविटी आ जाती है, तो उसके बाद फिर चीज़ें स्मूथली होने लगी। तो जो हार्डशिप का टाइम था वही 2017 और 18 का था। 2-3 चीज़ें जो आपसे बात करके समझ में आई। एक तो 2012 में आपके फादर का डेथ हो गया था, वो उसके तब आप आईटी में थे? फर्स्ट ईयर में था मैं, तो फर्स्ट ईयर में। तो उसके बाद आपने एजुकेशन लोन लिया जी। उसके बाद फिर 3 साल आपको नाकामी हाथ लगी, फेलियर मिला। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है, जो अपने बच्चों पे हम लोग एक हद से ज़्यादा उम्मीद कर बैठते हैं। घर का सपोर्ट ये बहुत बड़ा मेरे ख्याल से आपके लेवल में मेंटल सपोर्ट, खास करके आपके लिए ये बहुत बड़ा ये रहा कि एक तो आपके फादर का डेथ हो गया, साथ में आपने एजुकेशन के लिए कितने लाख का लोन दिया? मेरा 4 लाख का था। 4 लाख का लोन ले लिए, ऊपर से 3 साल कंटिन्यू फेलियर, उसके बाद भी आपके पेरेंट्स और अपने रिश्तेदारों ने आपका सपोर्ट किया। तो ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत सीखने की बात है कि हम बच्चों को नॉर्मली, हमारे यहाँ तो खास करके ये है, गांव देहात में आप देखिए बहुत बच्चे, देखिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पड़ोस का बच्चा देखिए दिल्ली मुंबई में रोजी रोजगार घर की ज़रूरत के हिसाब से, ऐसे वक्त में कहीं ना कहीं प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है। गाँव वाले आपके ऊपर उंगली उठाते हैं, भाई कब तक पढ़ते रहोगे। जी बिल्कुल करते हैं। ये हमारे इलाका ना, हमारे साथ भी इस तरह का मामला बहुत सारे बच्चों के साथ एक्सपीरियंस हुआ है। जो स्पेशली हम लोग जामिया में पढ़ाई करते थे, जो एएमयू में पढ़ाई करते हैं, तो उनके यहाँ क्या है कि आपके पड़ोस के बच्चे 2-4 हज़ार ही सही, वो दिल्ली मुंबई पानीपत वगैरह से और रोजी रोजगार करते हैं। ऐसे में बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है। इवन के ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता, हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि भाई मैं कब जॉब में लगूंगा, क्योंकि मेरे पड़ोस के बच्चे, मुझसे छोटे बच्चे पैसे इनकम कर रहे हैं। साथ ही पेरेंट्स भले ही आपको ताना ना मारे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक फील होता है, गांव वाले कुछ ना कुछ बोलते रहे, भाई कब तक पढ़ते रहोगे। ऐसे वक्त में पेरेंट्स का सपोर्ट कितना जरूरी है आपके लिए, कितना माना था? देखिए पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा ज़रूरी होता है। आप जैसे 2 तरह से पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली, दूसरा होता है इमोशनली। फाइनेंशियली मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है करनी एक टाइम पे, लेकिन इमोशनली हमेशा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप नो मैटर किस एज में रहते हैं, ठीक है, कि पेरेंट्स आपको इमोशनली आपको रिस्पॉन्सिबल रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं वो जाने। तो यहाँ पे पेरेंट्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, एंड इस मैटर में मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है। जब भी, जैसे इनफैक्ट मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में जब नहीं हुआ तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था मम्मी क्या बोलेगी कि हाँ जॉब करना है, क्योंकि भाई भी मुझे याद है तब MBBS फाइनल ईयर से पहले ही उसके फाइनल ईयर 2019 में कंप्लीट हुआ है, तो उससे पहले था। तो इनफैक्ट सब लोग, हम लोग सारे बच्चे डिपेंडेंट थे, तो ये वाला हुआ। तो उस टाइम मम्मी ने ऐसा किया कि ठीक है कोई बात नहीं, हिम्मत करके एक बार और दो। तो अगर आपको दिख रहा है आपके पेरेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी बहुत एडवर्सिटी फेस कर रहे हैं, बहुत मुश्किलात, परेशान है, एंड उस पर भी वो आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं, तुम एक बार और ट्राई करो, मुझे तुम पे यकीन है, तो फिर आप डबल एफर्ट्स पुट करना चालू करते हैं कि चलो और मेहनत करते हैं। तो वो चीज़ हमेशा से रहा है, इसमें पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। आप घर के बड़े हैं, आपके 2 भाई हैं, पूरी डिटेल बताइए कौन क्या कर रहे हैं अभी? मुझसे जो छोटा भाई है उसका नाम इफ्तिखार हुसैन अंजुम है। वो MBBS कर चुका है और अभी PG की तैयारी कर रहा है।
उसने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से किया है। उसके बाद उससे जो छोटा भाई है वो ज़िशान अली नाम है उसका, उसने बीटेक किया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से और अभी एमटेक भी वहीं से कर रहा है। और जो सिस्टर है, सिस्टर सबसे छोटी है एंड उसने जस्ट अभी 12th कंप्लीट किया है और अभी नीट की तैयारी कर रही है। ये इंटरव्यू तो ख़त्म करने का दिल नहीं चाह रहा है आप, क्योंकि क्वेश्चंस इतने हैं और लोग इतने देख रहे हैं, लगता है कि इंटरव्यू चलता रहे। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि जैसे आप फिर नेक्स्ट शेड्यूल आपका होता है इलाके में आने का, तो हम लोग फिर एक डिटेल इस इन बिटवीन आप ट्रेनिंग में जाएंगे, ट्रेनिंग में आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा उस सिलसिले को लेके पूरी बात हम लोग करेंगे। लास्ट में एक मैसेज जो लोग देख रहे हैं, पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे, उनको एक ओवरऑल आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले ये बोलूँगा कि थैंक यू बोलूँगा सबसे पहले अल्लाह को कि ये मैं कर पाया। सेकेंडली थैंक यू बोलूँगा अपने पेरेंट्स को एंड कि ऐसा सपना देख पाया और उन्होंने मुझे ये सपना दिखाया। तीसरा चीज़ जो थैंकफुल बोलूँगा अपने भाई बहन को बोलूँगा कि उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। चौथा जो बोलूँगा अपने इलाके के लोगों को बोलूँगा जिनका हमेशा से सपोर्ट रहा है, जो हमेशा से एक्नॉलेज कर रहे हैं। जैसे कोई आपको अगर एक्नॉलेज करता है तो आपको अच्छा लगता है अंदर से कि हाँ हम और करें, हम क्योंकि हम एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो इलाके के लोगों के लिए, क्योंकि हमेशा वो बैक ऑफ द माइंड कहते हैं इनके लिए कुछ करना है, ये अपनी तरफ से वेल विशेस पे करना चाह रहा था। दूसरी चीज़ जो बोलना चाहूँगा वो ये करूँगा कि देखिए सब लोग बोल रहे हैं कि फर्स्ट IAS हैं या फर्स्ट सिविल सर्वेंट जो भी हैं, तो इसका सुनने में अच्छा लगता है, बट अगर देखा जाए तो ये एक बुरी चीज़ है कि इतने साल के हिस्ट्री में कोई नहीं बन पाया। ठीक है, तो ये सुनने में अच्छी बात नहीं है और ये इस चीज़ को बदलना है, हम लोगों को एक साथ मिल के बदलना है और ये बदलेगा जब हम लोग कोशिश करेंगे। तो मेरे सारे स्टूडेंट कम्युनिटी से अपील है कि यार आप लोग थोड़ा बड़ा सोचिए और थोड़ा हिम्मत करिए और अपने अपने फील्ड में अच्छा करने का कोशिश करिए। ये मेरा मैसेज है लोगों को एंड होपफुली देखते हैं, हम लोग भी कोशिश करेंगे एंड आप लोग भी मिलके कोशिश करिए एंड टीचर्स के लिए क्या मैसेज? जी तो ये कर सकते हैं। और फाइनली हाँ, मैं एक और चीज़ बोलना भूल गया। मेरे लाइफ में जो कंट्रीब्यूशन है मेरे टीचर्स का, वो मैं भूल नहीं सकता। पर जब्बार सर जो थे वो भी मेरे टीचर थे एंड बहुत हेल्पफुल रहे हैं। उसके बाद मेरे स्कूल से ही जो टीचर्स हैं, जैसे शुरू में मुझे एक इंसिडेंस याद है। जब मैं स्कूल द स्कॉलर पहली बार गया था तो मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती थी एंड स्कॉलर में ऐसा था कि स्टूडेंट्स सबको अंग्रेज़ी में बात करनी है। तो मुझे याद है मैंने एक बुक खरीदा था स्कॉलर से और उसका जो पहला पेज था वो फटा हुआ था। तो मैं गया, वहाँ पे प्रदीप सर थे, तो मैं उनके पास गया वो बुक लेके एंड मैं बोला कि सर ये बुक फटा हुआ है। तो उन्होंने कुछ इंग्लिश में मुझे बोला एंड मुझे अभी तक नहीं पता है उन्होंने क्या बोला था। तो मैं उनको सुना, उसके बाद मैं बोला कि सर रहने दीजिए, मैं ये यूज़ कर लूँगा। तो ये इस तरह से शुरू हुआ। तो वहाँ गया, वहाँ लर्न किया लोगों से। तो इनफैक्ट प्रदीप सर लाइक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सर है, विजय सर है। तो अर्ली स्कूल में मेरा इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मेरे लाइफ में। संचिता मैम, मैं उनको भूल नहीं सकता, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये लोगों ने मेरा फाउंडेशन सेट किया। फिर मैं बाहर गया, बाहर मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले, बहुत ही अच्छे, जिन्होंने स्पेशली फोकस किया कि हाँ ये कुछ कर सकता है इस तरह से। तो उनको भी बहुत थैंक यू कि सबकी वजह से जो आज हुआ है वो पॉसिबल हो पाया है जी। तो सबको बहुत थैंक यू। IAS बनने के बाद, UPSC क्वालिफाई करने के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। कुछ दिनों से रिजल्ट आने के बाद जिस तरह से लोग आपको आइडल बोल रहे हैं, कोई रोल मॉडल बोल रहे हैं, तो इसके बाद तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। इसको कैसे मेंटेन करना है, क्या इरादा है आपका? जी मतलब ये जैसे हमेशा से, जैसे मैं बचपन से जो पढ़ा हूँ, तो मैं ये सोचा हूँ कि मेरी जिम्मेदारी है कि और जो लोग हैं मैं उनको साथ में लेके चलूँ।
तो ये शुरू हुआ था अपने भाई बहन को लेके कि मैं अच्छा करूँगा एज अ एल्डर सन तो मेरे भाई बहन भी अच्छे करेंगे, एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ है। फिर ये चेंज हुआ कि अगर मैं अच्छा करूँगा मेरे गांव वाले अच्छा करेंगे। अब हो रहा है कि मैं अच्छा करूँगा शहर करेगा, डिस्ट्रिक्ट करेगा। तो ये हमेशा से माइंड में रहा है, ऐसा नहीं है कि ये मुझे दोबारा से लाना पड़ेगा। एंड होपफुली इसी मोटिव के साथ ज़मीन से जुड़े रहना है एंड होपफुली काम करना है। ये बहुत ही एक अच्छा मौका था जब हम प्रिंस बाबू से बात कर रहे थे। ये तो इस्लामपुर के लिए फर्स्ट IAS हैं। इस्लामपुर में अब तक WBCS भी सिर्फ 2 थे। 2 साल पहले इस्लामपुर के इस्माइल चौक के रहने वाले आसिफ इकबाल ने WBCS क्वालिफाई किया था। उस टाइम सोशल मीडिया या फिर यूँ कहें कि इस्लामपुर में न्यूज़ पोर्टल नहीं हुआ करते थे, शायद उनको हम लोग उतना हाईलाइट नहीं कर सके। न्यूज़पेपर में कहीं कहीं उनकी खबर आई थी, वो भी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी थी। और आज प्रिंस बाबू यहाँ पे हैं। इनको भी पिछले 3 दिनों से जिस तरह से न्यूज़ टुडे इंडिया हमारा न्यूज़ चैनल है, लाइव न्यूज़ है, इस्लामपुर में खबर वाला है, ES न्यूज़ है, इन 4 चैनलों का एक बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि और मैंने ख़ास करके जब्बारदा और तुषार बाबू लोग से कहा था जितना हो सके इनकी स्टोरी को हम लोग हाईलाइट करें। इनकी स्टोरी को हाईलाइट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि चूँकि सोशल मीडिया में सारे बच्चे जुड़े हैं, अभी भी 600+ लोग हमें देख रहे हैं एट ए टाइम, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं। और जैसे ही आज हमने वो एक पोस्टर दिया था कि एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, उसी के बाद हमें उम्मीद थी स्टूडेंट्स जुड़ेंगे। जब स्टूडेंट्स जुड़ते हैं, ऐसी चीज़ों को अगर हम लोग हाईलाइट करते हैं तो बच्चों में एक इंस्पिरेशन पैदा होता है। कहीं ना कहीं उम्मीद है कि हम लोग अगर इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे, इनकी स्टोरीज़ को शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है, इनकी स्टोरी को हम लोग कितनी भी शेयर करें, इनको इससे बड़ा पोस्ट नहीं मिल सकता है। IAS हो गए हैं, जो रैंक है इनको वही मिलना है। हम लोग इनको हाईलाइट कर पाएंगे। हाँ, एक लीडर की खबर अगर आप देखते होंगे तो हो सकता है एक लीडर की TRP बढ़ जाती है। एक नेता का अगर कुछ खबर कर देंगे, हो सकता है इलेक्शन के टाइम में उनको वोट मिल जाएगा। लेकिन प्रिंस बाबू की खबर हम लोग जितना भी दिखाएं, उनको इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। उनका रैंक 125 है। हो सकता है नेक्स्ट, अब उनका क्या इरादा है, नेक्स्ट ईयर अगर वो अपीयर होना चाहें तो हो सकता है और अच्छा रैंक हो जाए। शुभम सरकार का, जो शुभम कुमार कटिहार का, लास्ट ईयर शायद उनका रैंक 100+ था और वो ऑलरेडी सिविल डिफेंस में ऑलरेडी सर्विसेज में थे। इस साल वो फर्स्ट आए हैं तो वो रीअपियर हुए तो वो आगे। हो सकता है कि प्रिंस बाबू अगर ट्राई करेंगे, उनकी मर्जी, ऑलरेडी इनका बहुत अच्छा रैंक है। लेकिन हम लोग अगर इस खबर को हाईलाइट करेंगे, हो सकता है हमारे के इलाके के कुछ बच्चे जो स्पेशली इनिशियल स्टेज में हैं, 10th में हैं, 12 में हैं, अब उनको समझ में आ गया IAS क्या होता है, UPSC कैसे क्वालिफाई करना पड़ता है। कुछ चीज़ें जो हमने प्रिंस बाबू से आज सीखा, खास करके जो प्रोसेस होते हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे तो हमें एप्लीकेशन कहाँ करना है, कहाँ से तैयारी करनी है, कब तैयारी करनी है, कौन सा कोर्स लेना है, कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है, इस तरह की चीज़ें अगर हम लोग करेंगे तो उम्मीद है कि हमारे यहाँ से कुछ बच्चे और भी इस तरह से निकल कर आएंगे। लास्ट में कोई मैसेज? बस मेहनत करिए और लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप काम रहें और कॉन्फिडेंट रहें और डिटरमाइंड रहें। एक्चुअली मुझे याद है स्कॉलर में हम लोगों को हम लोग का एक बैज होता था, एम्ब्लेम, उसमें एक एम्ब्लेम होता था, उसमें लिखा था डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। तो मुझे अभी भी याद है वो, क्योंकि आई यूज़ टू फॉलो दैट इन माई लाइफ। तो लाइफ में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ भी करें उसमें डिसिप्लिन रखिए। दूसरा डिटर्मिनेशन रखिए कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं वो अचीव कर सकता हूँ। और जो तीसरा चीज़ है वो है डेडिकेशन। आप जो भी कर रहे हैं लाइफ में, आप उसको डेडिकेट करिए किसी को, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे आपके भाई बहन हो, फ्रेंड हो, किसी को भी अगर आप डेडिकेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर डिसिप्लिन और जो डिटर्मिनेशन है वो कहीं ना कहीं रीइंफोर्स होता है। तो यही मैसेज है मेरा कि आप इन सब चीज़ को फॉलो करिए और होपफुली आने वाले दिनों में हम लोग और भी सिविल सर्वेंट्स देखेंगे यहाँ पे। IAS ऑफिसर या WBCS ऑफिसर, इनके बारे में अगर हम लोग थोड़ी सी और जानकारी लें, नॉर्मली हम लोग देखते हैं एक MLA बनते हैं, एक मिनिस्टर होते हैं, पॉलिटिकल पोस्ट लिमिटेड टाइम के लिए, राइट? पॉलिटिकल पोस्ट लिमिटेड टाइम के लिए। लेकिन आज अगर प्रिंस बाबू यहाँ पे हैं तो एवरीडे
इनका प्रमोशन होगा। आज ये जिस पोस्ट में होंगे कल इनका दूसरा पोस्ट आएगा। 60 ईयर एज तक इनका डेली प्रमोशन होगा। इसलिए पॉलिटिकल खबरें और इस खबर में, इस इंटरव्यू में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। उन बच्चों तक इस खबर को, इस इंटरव्यू को ज़रूर शेयर कीजिए जो इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इस इंटरव्यू को नहीं देख पा रहे हैं, उन तक आप शेयर कीजिए। मेरे ख्याल से 1 घंटे का इंटरव्यू अगर एक बच्चा देखता है और अकेले में बैठिए, देखिए क्या क्या बातें इन्होंने कही है, इससे क्या सीखने को मिला है, इनकी जो जर्नी रही है। इन्होंने कहा 2 मिनट में इन्होंने बड़ा डिसीजन लिया था। जब आप अलीगढ़ जा रहे थे, जामिया मतलब दिल्ली में, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मतलब अलीगढ़ का स्टेशन, अलीगढ़ स्टेशन के बाद ही 2 घंटे के बाद ऑलमोस्ट आपका दिल्ली स्टेशन आता है। अगर ये 2 मिनट में इनके मामा ने इनसे कहा कि भाई तुम्हारा यहाँ पे रिजल्ट आ गया है, अगर ये बोलते नहीं मैं यहाँ पे नहीं, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, 2 मिनट का डिसीजन इनको कहीं ना कहीं बहुत दूर तक पहुँचाया। और यहाँ से इनके फिर IIT कानपुर का एक इनका सफ़र शुरू हुआ। IIT कानपुर में एडमिशन का मतलब ही ऑलरेडी कामयाब, सक्सेस हो गए। उसके बाद फिर इनको 3 साल फेलियर देखना पड़ा, यहाँ तक कि प्रीलिम्स भी आप नहीं निकाल सके थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, फैमिली का सपोर्ट, पेरेंट्स का सपोर्ट, भाई बहनों का सपोर्ट, रिश्तेदारों का सपोर्ट, और कहीं ना कहीं आज ये कामयाबी के सबसे ऊपर दर्जे में आते हैं। और ये कोई ऐसी नौकरी नहीं है जो किसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली। इनका अपॉइंटमेंट जो अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। सबसे बड़ी बात है जो राष्ट्रपति होते हैं देश के, वो एक IAS, IPS, IFS, एलाइड सर्विसेज जो भी होती हैं, अपॉइंटमेंट अथॉरिटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। कोई स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी नहीं करते, ये किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा पोस्ट होता है। भले ही आज हमारे दरमियान बैठे हैं, बहुत इजी अवेलेबल आज हैं, लेकिन ये बहुत ऊंचा मकाम है। अगर बच्चों तक आप ये खबर शेयर करेंगे, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जो टीचर्स देख रहे हैं, वो अगर स्कूल में इस तरह के वीडियोस को बच्चों को दिखाएंगे, वायरल करने को तो 2 मिनट लगता है। किसी की सड़क में चलते हुए कोई फ़ोटो हम लोग खींच लेते हैं, कोई वीडियो खींच लेते हैं और उनको हम लोग बहुत जल्दी वायरल कर देते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की, आज SDO साहब ने भी अपनी स्पीच में एक बात कहा था, ऐसी वीडियोज़ को वायरल कीजिए जिससे अपकमिंग जनरेशन, करंट जनरेशन को कोई फ़ायदा हो। उससे क्या होगा कि जैसे सोशल मीडिया की पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी दोनों की बात हुई, अगर आप एक अच्छी बात को शेयर करके 10 बच्चों तक पहुंचाते हैं, अगर एक को भी इंस्पायर्ड कर पाए आप, एक भी अगर उससे इंस्पिरेशन लेता है, तो वो कहीं ना कहीं पूरे समाज को, और आपका सोशल मीडिया यूज़ करने का भी कहीं ना कहीं आपको एक उसका पॉजिटिव आपने काम किया। इसीलिए बहुत वक्त हो चुका है। एक दूसरे चैनल भी उनका ऑलरेडी एक इंटरव्यू शेड्यूल है आज इत्तेफाक से, चूँकि 10 दिन तक के लिए वो सिर्फ इस्लामपुर में है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ उनकी हैं, 1 घंटा से ज़्यादा उन्होंने वक्त दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और चूँकि वो सबके रोल मॉडल हैं, सबके आइकन हैं इस्लामपुर में, और ये न्यूज़ टुडे इंडिया भी हमारे इलाके का एक अहम न्यूज़ चैनल है, वो हमारे यहाँ आए, हमने उनका इंटरव्यू किया, ये बड़ी बात नहीं है। इस पूरे इंटरव्यू से कितने बच्चों को फ़ायदा पहुँचता है, कितने पेरेंट्स इससे बहुत कुछ सीख लेते हैं, बच्चों का सपोर्ट करते हैं, नाकामी के बाद भी कामयाब होना, वो इनकी स्टोरी में कहीं ना कहीं आज हमें झलक कर पूरी बात सामने आई है कि जब आपके घर वाले आपके सपोर्ट करते हैं, आप नाकाम होते हैं, बच्चे फेल करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब फैमिली सपोर्ट करती है, और अकेली इनकी अम्मी, इनकी मदर, इनके फादर का डेथ होने के बाद इनकी मदर ने किसी का नहीं सुना, बहुत तरह के ताने आए होंगे, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी। आज कहीं ना कहीं उनका नाम ज़रूर आप एक बार बोल दीजिए अपने अम्मी का। मेरी मम्मी का नाम निगार सुल्ताना है। निगार सुल्ताना जी का आज हम लोग जितना भी उनकी सराहना करें वो बहुत कम है, क्योंकि नॉर्मली बोला जाता है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक लेडीज़ का हाथ होता है, तो कहीं ना कहीं अम्मी का हाथ जो है, अगर अम्मी का हाथ आपके सर पर भी है और आपका इमोशनली, फाइनेंशियली हर तरह का सब सपोर्ट आपको मिलता है, ये कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स को भी सोचने की ज़रूरत है। पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को इस तरह से सपोर्ट करें, कामयाब है आपका बच्चा ज़रूर, एक दिन कामयाब ज़रूर होगा आपका बच्चा, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है कि आप अपने बच्चे का कितना सपोर्ट करते हैं।
आपके एक टीचर्स में से जब्बार दा भी हमारे न्यूज़ टुडे इंडिया से जुड़े हैं। एक टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है, कहीं ना कहीं हमारे न्यूज़ टुडे इंडिया की टीम जो है उनके अंडर में यहाँ ट्रेनिंग भी करते हैं। और आपके बारे में जब से वो सामने आए, उन्होंने अपनी कहानी भी बताई, तो कहीं ना कहीं देखिए इंस्पिरेशन के लिए कहीं ना कहीं से भी आपको कुछ मिलने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि आप नेक्स्ट टाइम भी हम लोग को वक्त देंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग 1 घंटे से ज़्यादा हम लोग के साथ जुड़े रहे। इस तरह की खबरों से जुड़े रहिए। हमारे न्यूज़ टुडे इंडिया की टीम इस तरह की अच्छी अच्छी खबरें आपके सामने लेके आएगी। हमारी न्यूज़ टुडे इंडिया की पूरी टीम का भी तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतनी देर से बैठे हुए हैं। खास करके रॉयल बाबू जो डॉक्टर साहब हैं, आपके छोटे भाई हैं, वो भी हमारे साथ काफ़ी देर से बैठे हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंटरव्यू ख़त्म करना ही है चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया। इसी तरह की अच्छी चीज़ें फिर आपके सामने जब वो वापस आएंगे उनसे भी लेंगे। इस तरह के जो भी बच्चे कामयाब होते हैं हमारे इलाके के, जो भी आगे आते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि उनकी स्टोरीज आपके साथ शेयर करें, आपको भी इंस्पायर कर सकें। इसी के साथ आज का इंटरव्यू यहीं ख़त्म करते हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।